सनत तक चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज नया हफ्ता शुरू हुआ, पीर का दिन है, 16 मई की तारीख है और तकरार के इस प्रोग्राम के साथ मैं हाजिर हूँ। आज समीना साहिबा आज पिछले दिनों की तरह इस वीक नहीं है हमारे साथ, लेकिन आगे ज़रूर होंगी और उनकी कमी बहरहाल महसूस होती रहती है। बात यह है कि दिन भर के बाद ये प्रोग्राम करने का वक्त आता है। पहले होता ये था कि जब प्रोग्राम करने आते थे थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी होता था, कुछ खबरें होती थी, कुछ ये होता था कि चलिए बातचीत भी रहेगी। लेकिन अब इससे पर थोड़ा सा एक ये हो गया है कि जो खबरें पाकिस्तान से आ रही हैं और जो देख रहे हैं हम टीवी चैनल्स पे और यूट्यूब वगैरह पे, तो उससे थोड़ा सा बड़ा बोझल, दिल भी बोझल हो जाता है। फिर के प्रोग्राम आने के लिए ये होता है कि अब ये चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। बहरहाल सब पाकिस्तान की हमदर्दी में बातें भी हो रही होती हैं और बहस व तकरार कहना चाहिए कि वो भी होती है और नाम ही तकरार है प्रोग्राम का। लेकिन चूँकि हालात बड़े तकलीफ दे हैं तो इसलिए ज़रा सा दुखी दिल के साथ हम लोग सब यहाँ, मतलब मैं तो इसी फीलिंग के साथ आता हूँ। लेकिन एक कहते हैं ना कि अल्लाह की ज़ात से कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, लिहाजा नाउम्मीद भी नहीं होते और इसीलिए हम लोग आपस में बातचीत भी करते हैं कि आपस में जो हम लोग बात करें, कोई पहलू सामने आए, कुछ चीज़ सामने आए और जहाँ जहाँ सुना जाता है तो वो भी इन चीज़ों को सुने और कुछ अपने फैसलों में थोड़ा सा हम लोगों की बातचीत भी शामिल है, उनको शामिल रखें। बाकी ये है कि इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए कि हम लोग आपस में जो भी बातें करें, ज़ाहिर है सब तमाम कॉलर्स और हम सब जो है वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, आपस में पाकिस्तानियों से हम सब में आपस में मोहब्बत है। तो क्यों फिर हम बजाय इसके किसी छोटी छोटी बातों पे बहस से करें, बजाय इसके बड़े बड़े जो इश्यूज़ हैं, इतने अहम इश्यूज़ हैं, उन पर हम डिस्कस करें। मैं आज सब कुछ जो देख रहा था हालात, इसमें मैं देख रहा था कि देखिए इतने बड़े बड़े पैमाने पर, मैंने पहले भी बात कही थी प्रोग्राम में कि इतने बड़े पैमाने पर ये गेम इंटरनेशनली चलते हैं और उसके बाद जो है वो कंट्रीज़ को या कंट्रीज़ के लोगों को मोहरे के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। कब से ये हो रहा है ये, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो दुनिया में ममालिक में चेंजेस आई, कोई बनाए गए, कुछ वो किए गए, तकसीम किए गए और जब से देखते हैं कुछ को अपने यानी उन पर ये हुआ कि ये हमारी पॉलिसी इसके मुताबिक चलें, फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरा, फिर ब्लॉग्स बन गए, कुछ सर्द जंग का ज़माना आया और उसमें जो है कुछ ब्लॉग बन गए, 2 सुपर पावर्स हो गई हैं, अब आजकल 3 सुपर पावर्स को कहा जाता है। फिर उसके बाद अब वो उनका भी मकासद होते हैं अपने और कुछ अपने दोस्ताना मरासिम होते हैं। कहीं ये होता है कि सिर्फ हमारे उन खित्तों की जो सूरत हाल है या उनकी जो जोग्राफियाई पोजीशन होती है उस पर इंटरेस्ट होता है कि इनसे हमें फ़वाइद मिल सकें और हमें इनसे दोस्ती करके फ़ायदे होते हैं। कहीं फिर दूसरा जो है इस तरह ग्रुपिंग हो गई है। यूरोप का एक ग्रुप है, यूरोपियन यूनियन है पूरी, उन्होंने अपनी यूरोपियन यूनियन बनाई है। इसी तरीके से अगर अमेरिकन ब्लॉक्स में कुछ कंट्रीज़ हैं, कुछ अरब कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ की भी अपनी एक उनका अलायंस बना हुआ है। इन द सेंस अलायंस तो नहीं कि OIC कि एक प्लेटफॉर्म के तहत वो सब एक जगह इकट्ठे हुए हैं, लेकिन वो भी बस OIC हो गया है। लेकिन अब ये तो खैर नहीं कह सकते कि क्या सही है क्या गलत है,
یہ تو ہر ایک کے مفادات ہیں کنٹریز کے اپنے اپنے, اسی حساب سے انہوں نے بلاک بنائے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے, مسئلہ وہاں آتا ہے کہ جب تھوڑا سا کہیں زبردستی کچھ معاملات کیے جانے لگے. بہرحال پاکستان کے اگر حوالے سے ہم بات کریں تو آپ دیکھیے کہ پاکستان میں سی پیک چائنا نے ایک پلان بنایا اور پاکستان نے مل کے کہ یہ جو سی پیک ہے اس کا یہ ہے کہ پاکستان کو بے انتہا فائدہ ہوگا, اور ایک ایسی جو بندرگاہ جو ہے اس کے تھرو جو ہے ساری دنیا کو, کئی ممالک کو, بہت سے ممالک کو فائدہ بھی ہوگا. وہ ایک رستہ بنایا, اور ان کا اگر چائنا کا میپ دیکھیں تو ان کا ایک پارٹ جو ہے وہ بالکل کافی ڈیولپ ہے, اور دوسرا پارٹ جو بہت بڑا ایریا ہے ان کا وہ بالکل خالی ہے, اور وہ اسی سائڈ سے جو انہوں نے سی پیک کا راستہ نکالا ہے وہ سارا کیا ہے. کیونکہ جو اس وقت جو ان کی بندرگاہیں ہیں بڑا لمبا روٹ لے کے اور ساری ان کی دنیا سے تجارت ہوتی ہے. اگر یہ ان کا ہوتا ہے تو یہ بڑا قریبی ان کو شارٹ کٹ ایک طرح سے ملتا ہے. اچھا, جب کسی کنٹریز میں یہ سارے یہ معاملات چلتے ہیں, جو گزرتے ہیں, اور آمد و رفت ہوگی اور تجارت ہوگی, تو اس سے تو ان ممالک کو جو اس میں اسے یوز کریں گے انہیں بھی فائدہ ہوگا. اور جہاں یہ راہداری جیسے پاکستان کے تو مین وہی ہے کہ وہ بنے گا اس کا مین ہب جو کہنا چاہیے, تو اس کو بھی فائدہ ہوگا. اب یہ سارے فوائد. اچھا, اب کیا آتا ہے مفادات کی جنگ کیا ہوتی ہے؟ وہ ممالک کی جو کہ اس وقت سیٹ اپ جن کا بہتر ہے تو وہ سوچتے ہیں تو ہمارے لیے نقصان دہ ہو جائے گا کہ ساری تجارت جو ادھر سے یا ہمارے رستوں سے ہوتی ہے اس پہ اثر. اب آپ دیکھیے کہ اتنا بڑے پیمانے پر یہ منصوبہ تھا, اور اس میں تینوں گورنمنٹ جو آئی, مطلب پیس پارٹی کی گورنمنٹ نے بھی, اور نواز شریف کی گورنمنٹ میں بھی, نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے بھی, اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بھی, وہ سب چلتے رہے. لوگ اعتراض کرتے ہیں ایسا نہیں ہوا وہ نہیں ہوا, لیکن بارہ اس کا سیکنڈ میں شروع ہو چکا تھا, اس ہو رہا تھا جو بھی ہے. لیکن کیونکہ وہ پاکستان کے جو کہنا چاہیے کہ اس کے تمام ادارے بھی اس کے پوری طرح یہ تھے کہ ہاں یہ ہمارے پاکستان کے لیے بہت فائدہ مند ہے, اور چائنا کو تو خرید سے ہوتا ہی, لیکن باقی کنٹریز کو جو وہاں پر جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں ان کو بھی بڑا فائدہ ہوتا, اور اسی لیے کوشش یہ ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ ممالک کو اس میں شامل کیا جائے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بہرحال اس کچھ جو بلاک تھا دنیا کا وہ اس کے اگینسٹ تھا کہ نہیں صاحب یہ نہیں ہونا چاہیے, اس سے تو یہ اپنے قدموں پہ بھی پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے, پلس یہ کہ بہت سی جو دوسرے بندرگاہیں ان پہ بھی اثر پڑے گا, اور ان کا جو انکم کا ذریعہ ہے یا بہت ہی ایسے تجارتی جو فوائد ہیں وہ تھوڑے سے فرق پڑے گا اس سے. اس کی وجہ سے دیکھیے کتنے بڑے بڑے پیمانے پر گیم ہوتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ چلو حکومتیں ایسی آئیں جو ہمارا کہنا مانے اور اس کے بعد اس کو لپیٹ دیں اور یہ کر دیں. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ یہ کوئی ایسا ہی تو نہیں ہوتا اتفاقی واقعات کہ جتنے بھی چائنیز وہاں پر انجینئرز ہوتے ہیں یا وہ ہوتے ہیں انہیں کو ٹارگٹ کیا گیا, انہیں کو مارا بھی جا رہا ہے, ان پر اٹیک بھی ہو رہے ہیں, ان پر بم بھی وہ کیے جا رہے ہیں. یہ کہیں نہ کہیں تو اس کی پلاننگ ہوتی ہوگی نا, اور کسی نہ کسی کے تو مفادات پورے ہوتے ہوں گے اس سے. لیکن یہی چیزیں ہیں کہ جو میں یہی کہتا ہوں, میں نے پہلے ہی پروگرام میں کہا کہ اتنے بڑے پیمانے پر گیم ہوتے ہیں اور سیٹنگ ہوتی ہے کہ کس کو بٹھاؤ, کس کو اکھاڑو, کس کو پچھاڑو. تو یہ ساری چیزیں ایک تھوڑی سی 2 منٹ مجھے دیجیے, آپ لوگ کال کیجیے گا, لیکن میں یہ بات آج ضرور اپنی کہنا چاہوں گا. تو دیکھیے ملکوں کو پھر اتنے بڑے پیمانے پہ جب پروگرام بنتے ہیں تو کس طرح ان کو نقصان ہوتا ہے پھر, اور ان کو دورس کتنے اس کے اثرات ہوتے ہیں, اور پوری قومیں اس کو سفر کرتی ہیں یا اس کے فائدے ہوتے ہیں تو اس کے کتنے فائدے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اب سنا یہ دیکھیے کہ میں آج آپ کو جو مجھے دکھ تھا وہ یہ تھا کہ چائنا نے اب اپنے لوگوں کو واپس بلانا شروع کر دیا ہے پاکستان سے, کیونکہ وہاں بہت ان کے لوگوں پہ اٹیک بھی ہوئے, اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ان پر ہم بھروسہ نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ کہ امریکہ بہرحال ان کی مرضی یہ ہے کہ سی پیک کو پاکستان میں اتنا کامیاب نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ان کا ہے یہ کہ جب چائنا نے یہ دیکھا کہ یہ تو ان پر ہم کیا بھروسہ کریں کہ کسی وقت یہاں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو ہم کیوں ایسی جگہ, اور کوئی بھی کنٹریز کبھی ایسی جگہ انویسٹمنٹ نہیں کرتی جہاں انہیں پتہ ہو کہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے ان کا تو کہ کس وقت کیا حالات ہو جائے. تو حالات جو مستحکم ہوتے ہیں کسی بھی حکومت میں, کسی ریاست کے, تو اس کو سب عزت کی نگاہ سے تو دیکھتے ہی دیکھتے ہیں, لیکن ان سے پھر اپنے جو بھی تجارت ہے یا جو بھی معاملات ہیں وہ طے کرنے میں بڑے جو ہیں وہ بڑے سہولت سے رہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اسی طریقے سے اب دیکھیے کہ جو افغانستان کی صورتحال تھی وہ جو کچھ بھی تھی, یہ بہرحال ایک اسلامی ملک ہے, ہمارا پڑوسی ملک ہے, اس سے بھی ہمارے بہت سے بڑی لمبی سرحد ملتی ہے, بہت سے اس کے معاملات ہیں, تو اس کو جب آزادانہ اس سے ہم پالیسی اس کے ساتھ بھی نہیں بنا سکتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب پہلے جو سوویت یونین کو جب وہاں سے نکالا گیا تھا تو اس کے بعد جو ہے جنیجو صاحب کی گورنمنٹ تھی اور وہ کچھ جنیوا ایکارڈ ہو رہی تھی, تو ضیاء صاحب کی خواہش تھی, ضیاء الحق صاحب کی, کہ اس کا فیصلہ کسی دوسری طرح سے ہو.
لیکن امریکہ اور جو اس وقت جنہوں نے اس جنگ میں شریک تھے ان کا یہ تھا کہ نہیں اس کو کسی دوسرے طریقے سے کیا جائے. تو اب دیکھیے وہاں پہ بھی مفادات کی جنگ آئی. کیا ہوا کہ ضیاء صاحب نے ان کی جب نہیں انہوں نے دیکھا کہ یہ میرے مطابق ہو رہا ہے فیصلہ, کیونکہ سویلین گورنمنٹ تھی وہ تھوڑا سا اپنے حساب سے چلنا شروع کیا اس نے, تو اس کے بعد ان کو برطرف کر دیا گیا ضیاء الحق صاحب نے, اور کر کے 90 دن کے لیے انتخابات کا اعلان کیا. جب انہوں نے 90 دن کا انتخابات کا اعلان کیا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کو اسی 90 دن کے اندر ان کا تو تیارہ غائب کر دیا گیا, گرا دیا گیا, ان کو شہید جو بھی کیا گیا. لیکن اس کے بعد نئی گورنمنٹ آئی, اس نے پھر ان سے معاملات طے کیے. پوری جنگ میں اس وقت جو جنرلز جو شریک تھے اور جنہوں نے خاص کارکردگی دی تھی کی تھی, تو ان کے لیے کہا گیا کہ نہیں, ان کو یہ بالکل حقائق ہیں اور کتابوں میں آ چکے ہیں یہ کہ جناب ان کو یہ نہیں ہوں گے چیف آف جنرل اسٹاف پاکستان کے. حالانکہ ان سے کیا خطرہ تھا, یا یہ تو پاکستان کے اندرونی معاملات تھے, ان کو ہونے دیا جاتا. لیکن آن ریکارڈ ہے اب تو یہ چیزیں ہیں ساری کہ نہیں, ان کو نہیں کہا گیا کہ یہ کسی طرح نہیں ہو, کوئی اور ہو. تو جب دیکھیے اتنے لمبے معاملات ہوتے ہیں, اتنے دور سے لوگ بیٹھ کے اور ان معاملات کو ڈیل کرتے ہیں, اور یہاں ہم لوگ جو ہیں وہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی بحثوں میں الجھے ہوتے ہیں. نہیں صاحب وہ جلسہ یوں ہوا, وہ فلانے نے یہ کہہ دیا, اور درختوں پہ لوگ تھے یا نہیں تھے. میں ان کو ہمارے ساتھ ہے, میں ان کو جی السلام علیکم. کون سا جی کون سا بات کر رہے ہیں ذرا صاحب؟ جی 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 آپ مجھے بس 2 منٹ اور دے دیجیے. 1 منٹ آپ ہولڈ رکھیے, ابھی میں آپ کو آپ ہیں لائن پر. تو اب دیکھیے ہم چھوٹے چھوٹے معاملات میں الجھے میں کیا ہے کیا نہیں ہے کس طرح, بجائے اس کے میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتا تھا شروع سے پروگرام میں, جب سے مجھے انہوں نے میرے ساتھ سمینہ جی نے بلایا اور ساتھ ہم نے شروع کیا, میں یہ کہتا تھا کہ جب تک کہ ہم سب مل کے ملکی مفاد میں بھلے سے مطلب دیکھیے کوئی بھی پارٹی ہو, سب پارٹی ملکی ہی ہیں, ملکی مل کام کریے, تو کیوں نہ ہم سر جوڑ کے مل کے یہ طے کریں کہ بھئی ہم ملکی معاملات ہم ٹھیک طریقے سے حل کریں, بجائے اس کے چھوٹے چھوٹے آج مجھے سیٹ مل جائے, اس کو نہیں ملے, اسے ملے, ان معاملات میں ہم پڑے رہے. بلکہ بڑی بڑی جن ملکوں نے ترقی کی ہے, جن ممالک نے, انہوں نے کیا کیا ہے کہ ان کے ہاں جو ہے سب سے پہلے ریاست, بعد میں ہماری پارٹی ہے ہم. تو بات یہ ہے کہ جو مشترکہ مفادات ہوتے ہیں ساری قوم کے, اس پہ تو سب یک زبان ہوتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اس پہ ملک کو اوپر لے جایا جائے. باقی چیزیں ہیں کہ ٹھیک ہے الیکشن ہو رہے ہیں, ایک بار آپ آ گئے, میں آ گیا, کوئی اور آ گیا, تو یہ معاملات چلتے رہتے ہیں. تو بہرحال اس وقت صورتحال بڑی عجیب و غریب ہے, اور ابھی تک جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ سب اپنی ذاتی پارٹیز اپنی ذاتی مفادات کے حساب سے سوچ رہی ہیں, اور ابھی تک کوئی اس نتیجے پہ نہیں پہنچا کہ چلو بھائی اتنے مشکل حالات ہیں اس وقت پاکستان, جس اکنامک جس کنڈیشن میں, آپ یقین جانیے کوئی بعید نہیں, مطلب خدا نہ خواستہ ہم لفظ تو کہتے ہیں لیکن دکھ رہے ہیں وہ حالات کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بالکل جو صورتحال سری لنکا میں ہوئے اور وہ کولیپس کر گئے وہ لوگ, تو یہ کہیں نہ ہو. اس طرح کے اتنے خدشات ہیں, اور اس لیے میں نے کہا نا بڑے بوجھل دل سے آنا ہوتا ہے پروگرام میں کہ کن حالات کو دیکھ کے اب ہم یہاں ڈسکس کریں گے. بہرحال لیکن آپ لوگوں کی رائے بہت قابل احترام, اور ظاہر ہے کہ اس سے مل کے اچھے جو پوائنٹس آتے ہیں اس سے دل خوش بھی ہوتا ہے. جی ہمارے جی آپ آن لائن ہیں, جی آپ فرمائیے. جی جی صاحب آپ نے جیسے صحیح فرمایا. جی جی بات یہ ہمارے سیاستدانوں کی ایکچولی ان کے ذہنوں میں یہ ہے نہیں نا کہ ملک کے لیے سوچیں. جی اگر وہ لوگ سوچیں, عوام تو پھر بھی سوچ لے گی, یکجا ہو جائے گی, ایک سیم پیج پہ آنے کی پوری کوشش کرے گی ملک کی خاطر عوام. لیکن جو سیاستدانوں کے جو اب ذہنوں میں جو بڑھ گیا ہے نا, وہ جس طریقے سے پورا یعنی ان کے بلڈ میں ایک رنگ کر رہا ہے وہ چیز نہ کہ وہی میں کہتا ہوں نا کہ یہ کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ ہم سوچیں گے بھائی اس وقت ساری چیزوں کو ایک طرف رکھو, ہمارے اپنے مفادات جو ہیں ہماری پارٹی کے مفادات, کیوں نہ ہم ایک قوم کی حیثیت سے سب مل جل کے بیٹھے اور کوئی مسئلے کا, جیسے جب بھی جنگوں کا کوئی زمانہ ہوتا تھا جیسے 65 کے اور یا اس طرح, اس وقت بھی ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں نا, سب ایک زبان ہو جاتے ہیں, ایک ساتھ ہو جاتے ہیں. ابھی یہ حالات بھی ایسے ہی خطرناک ہیں, تو اس پر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ بھئی ہاں. اگر آپ دیکھیں اوور آل, اگر آپ آج ریویو کریں آج کے دن کی, آج پاکستان کے دن کے حساب سے بات کر رہا ہوں, جی 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 تو ہر وہ پارٹی اب یہی سوچ رہی ہے کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں, ہمیں اتنی سیٹیں مل جائیں, ہمیں اتنی مل جائیں. ارے بھائی وہ تو الیکشن تو چلو وہ تو جب ہوگا, لیکن کیوں نہ ایک سیم پیج پہ آ کے ایک ڈسکشن ہو جائے کہ بھائی ہمیں ایسا کرنا چاہیے. بڑی اچھی بات ہے. الیکشن کا الیکشن اپنی جگہ ہے. جی 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 وہ ایک سسٹم ہے, چلیے چلتا رہے. ہاں ہاں, اختلاف برائے اختلاف ہے, جی جی, تنقید برائے تنقید ہے. ایک کسی کی اسمبلی فلور پہ اب تنقید تو کوئی نہیں رہی, اب تو سیدھے گریبانوں پہ ہاتھ جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں
یہ جو एग्जांपल सेट की जा रही है ना, ये आने वाली जनरेशन के लिए भी मतलब एक वो एक नहीं, और मुल्क के लिए बड़ी खतरनाक है, ये बड़ी खतरनाक है ये सिचुएशन। मैं तो देखें ये इन सब सियासतदानों के भाई यकीन करें डॉक्टर साहब, करोड़ों अरबों रुपया तो होगा ना। बिल्कुल है भाई आप क्यों नहीं इतनी दफा आने हुकूमतों के साथ चलते रहे, आपको हर किस्म की मिनिस्ट्री भी मिली, सब मिली भाई, तो अब आप इस चीज को थोड़ा सा पीछे छोड़ दें, आगे वो करें जो अवाम की बेहतरी के लिए हो। पैसा कितना आपने कमा लिया, आप 5-5, 10-10 करोड़ रुपए आप आते हैं इलेक्शनों में लगाते हैं, तो उसके बाद आप सीट ले लेते हैं, लेकिन वो लेने के बाद आप अवाम को भूल जाते हैं भाई। जब तक आपके जहनों में ये चीजें आप अपने डिलीट नहीं करेंगे, अपने दिमागों से नहीं निकालेंगे, ये वो अवाम के लिए मुश्किलात हैं। अब इस वक्त क्या हालात हैं, मैं जुबैर मोतीवाला का सुन रहा था स्टेटमेंट, उन्होंने बताया था कि ये चीज जो है ना, आपको जब तक एक्शन नहीं लेंगे, सही डायरेक्शन नहीं लेंगे, उस वक्त तक आप ये मुल्क में जो है ना इकोनॉमी आपकी ऐसी डामाडोल होती रहेगी। आपको हर तरीके से आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा। अब देखिए एक्शन लेने के लिए इनको डिसीजन लेने में इतनी मुश्किल हो रही है, बढ़ाते हैं तो अवाम रोड पे आती है, कम पे आप गुजारा नहीं है, सब्सिडी आप दे नहीं सकेंगे, नहीं पैसा ही नहीं होता, आपके रिजर्व नहीं है ना, नहीं, हाँ वही है। तमाम मस्जिद के जिन्होंने एक्सपर्ट हैं, अगर आप उनको भी बैठा दें ना टेबल पे, वो तो ये कहेंगे ना, देखेंगे आप तो पहले आप फोकस करें कि आपके पास एक्चुअली आपकी जेब में है कितना पैसे, आप फिर बात करेंगे ना आगे। जब आपके रिजर्व, आपके एक्सपोर्ट, आप जितने एक्सपोर्टर हैं, अगर वो पैसा नहीं लेके आ रहे हैं, इसी वजह से नहीं लेके आ रहे हैं ना, रुक गया सब रुक गया। मतलब पोजीशन क्लियर नहीं है ना। अगर आप एक सही डायरेक्शन में जा रहे हो तो एक्सपोर्टर ने जितने जो एक्सपोर्ट किया हुआ है वो अपने रेमिटेंस को फॉरेन के रिजर्व बढ़ाएं। अच्छा, आज तो मैं बल्कि आपकी कदा कलामी होती है कि आज तो मैं एक और बार भी सोचा था, मैं ये सोचा था वाकई ये अगर देखा जाए तो वैसे अगर तमाम पार्टीज को ये चाहिए कि वो मिल के जो है ना मुल्क में जो है ना पार्लिमानी सिस्टम हो गया है नाकाम, ये बात हमें मान लेनी चाहिए। अब हमारे मुल्क में सदारती निज़ाम ही होना चाहिए, चाहे 2 साल बाद सदर चेंज हो, 3 साल बाद सदर चेंज हो, लेकिन इस मुल्क की जो अब देख लिया इतना दिन आजमा के, ये सिस्टम हमारे मुल्क में कामयाब नहीं हो सका। तभी तो देखिए अब धड़के का तावीज़ है कि किस लम्हे गिर जाए मुल्क और किसकी वही हालत अब उसकी हो रही है। पार्लियामेंट नहीं बिल्कुल, मैं ये बस ये कह रहा था कि अब मेरे अब ये इन तमाम हालात को देखते हुए मेरी तो अब ये राय, मेरी जाती राय, जाहिर है कि हर एक की अपनी राय होती है और उसमें कुछ जी। अगर मिसाल के तौर पे आप पार्लिमानी निजाम है, अरे भाई या तो आप ऐसा कोई ऐसी कोई कानून साजी कर दें कि भाई इसको 5 साल तक करना है, और अगर इसकी जो गलतियां पैदर्क हैं उसके लिए कमेटी बन जाए एकदम के भाई आप तो 1 साल से 2 साल से पैदल पे आप गलतियां करते चले जा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपको कोई ऐसी, या तो आप ऐसे कानून साजी करें या कोई अमेंडमेंट करें, कुछ तरीके से आपको बनाएं ताकि वो उस हुकूमत को नहीं, हमारा जो मुल्क नहीं हमारे मुल्क के जो सिस्टम है ना, उसमें सारे वो लोग बरादरी सिस्टम, वो सारे उसमें वो लोग ऊपर आते हैं कि जिनको सियासत की सूझबूझ नहीं होती है, बल्कि वो अपने जी तो वो सूझबूझ तो है ही नहीं। तो जब वो लोग आके असेंबली में बैठेंगे तो वो क्या फैसले करेंगे, क्या करेंगे, तो उसमें क्या होता है फिर इंसान जो है ना ब्लैकमेल होता रहता है। मैं कहता हूँ कोई भी पार्टी हो, देखिए उसको फिर वो अच्छी टीम नहीं मिलती है, उसको वही टीम मिलती है जो बस सिस्टम के तहत ऊपर आ जाती है। मैं सॉरी मैं आपकी बात नहीं आप कहिए मैं एक और कॉलर में इनको होल्ड करवाता हूँ जरा सा। जी आप होल्ड रखिएगा। जी हाँ आप अपनी बात कहिए। जी कहिए। हेलो, आप ऑन एयर हैं, कहिए। हेलो। इनकी लाइन मेरे ख्याल ड्रॉप हो गई है, आप दोबारा कीजिएगा फोन। जी हेलो। कुछ मेरा ख्याल है कि टेक्निकल फॉल्ट आ गया हमारे पास में। अकाउंट इज नॉट, मुझे थोड़ा सा ये हमारे पास थोड़ा सा एक टेक्निकल वो मसला हो गया है। मैं 1 मिनट ब्रेक टाइम पे जाता हूँ, फिर देखिए ब्रेक के बाद वापस आते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल मसला आ गया तो इसको हम ठीक करके अभी 1 मिनट मुझे दीजिए जरा सा। Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, tandoor,
जलेबियाँ और फ्रेश नान, तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए। सियासत से तिजारत तक, सबसे पहले घबराना नहीं, तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं, सेहत से सनत तक, चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। Sacred Hand Canada is helping communities more than a decade. Here is our food bank, one of the most important aspects of our organization. Here is where we provide our clients with the highest quality produce, meat, and dairy products to suit their needs. Here at Sacred Hand Canada, we provide more than 125 hot meals per day to individuals who cannot afford it. This includes seniors, international students, and people in general who cannot cook for themselves. Here at Sacred Hand Canada, we provide free clothing and household items to newcomers, refugees, and those in need. This is our way of helping the environment by recycling, reusing, and giving back to the community. Here at Sacred Hand Canada, we believe every child deserves an education. This is why we started the free tutoring program from kindergarten to grade 8. So this is the community room. This is a room where we run all of our programs here at Sacred Hand Canada. They can use this room as an escape to escape from whatever they're dealing with. Here at Sacred Hand Canada, we provide deliveries for our clients. This is an extension of our food bank for our clients who are unable to have transportation to come to our office. Your generous donation will help us to reach many more to support for the food, shelters, and medical. Please donate generously. Visit our location, 5004 Timberley Boulevard, Unit 2629. You can reach us by calling 905-624-0333. If you have any need or any help, do not hesitate to contact us. We'll be more than happy to help you. जी नाजरीन, सॉरी आपसे माजरत थोड़ी सी इसलिए कि वो लाइन में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से मैं आप लोगों की कॉल नहीं रिसीव कर पा रहा था, ड्रॉप हो रही थी। तो बहरहाल ठीक हो गया है। जो साहब आप लोग, मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग कॉल कीजिए और आज की जो मौजूद इस पर हमारे साथ शरीक हुई और इज़हार ख्याल कीजिए। पाकिस्तान से भी कॉलर थे लेकिन उनकी लाइन ड्रॉप हुई। खैर बहरहाल तो बात ये हो रही थी कि जो इस वक्त जो सिचुएशन है वो सारी के मुल्क की, जो यकीन जानिए मैं आपको बड़े जी आ गए कॉलर हमारे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हो रही थी कॉल ना, वो शायद कुछ हाँ वो टेक्निकल यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई थी लेकिन हमारे जो इंजीनियर उन्होंने आके ठीक कर दिया। जी आप फरमाइए। जी फरमाइए। हालात तो बहुत खराब होते चले जा रहे हैं पाकिस्तान के, और इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने वो कर दिखाया जो अमेरिका चाहता था। आप ये देखें चाइनीज जो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं वो सब छोड़ के चले गए। सीपैक जो है, सीपैक का जो पूरा मंसूबा पाकिस्तान के लिए क्या पूरी उस खित्ते पूरी जी उस पूरे रीजन के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो। आप इससे अंदाजा करें कि इतने हालात कभी यानी चाइनीज के ऊपर पहले भी इस तरह के हमले होते रहे, वो कभी नहीं गए, वो डट के खड़े थे और हमेशा उन्होंने पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। लेकिन अब जो ये वाकयात हुए हैं उसके बाद से, और उन्हें पता है कि ये हुकूमत किसके कहने पे ये सारा कुछ हो रहा है, और उनके ऊपर अब यहाँ रहना उनके लिए बिल्कुल उनके बस की बात ही नहीं रही। न सिर्फ रहने का मसला बल्कि उन्हें ये एहसास हो गया कि हम किस एतबार कैसे करें इस किसी कंट्री पे, किसी रियासत पे एतबार होता है, एक उसका भरोसा होता है कि हाँ इनके साथ अगर एग्रीमेंट हुआ है तो कोई भी हुकूमत आए कोई जाए ये चीज ये चलता रहेगा सिस्टम। ये जो हुकूमत अब जो आई है ना, ये तो है ही टोटल अमेरिका के कहने पे बनी है, और ये तो सबको साफ नजर आ रहा है। अब ये हाल है कि इकॉनमी आपकी बिल्कुल बैठ चुकी है, बिल्कुल बैठ गई। रोजाना की बुनियाद पे डॉलर एक से ₹1.5 ₹2 जो है इंटरबैंक के रेट जो है ऊपर जा रहे हैं। देखिए मैं आज आपको सही बता रहा हूँ, जो सूरत हाल है उसमें
کیونکہ پورا ریاست جو ہے، یہ نہیں کہ میں اس حکومت کو الزام نہیں دیتا، میں کہتا ہوں دیکھیے اگر کوئی کسی بھی ملک میں اگر مستحکم حکومت نہیں ہوتی نا تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے یا کچھ لوگ. تو اب یہ کہ یہ 2 ہفتے کس اللہ تعالیٰ آگے پاکستان سدا قائم رہے اور ترقی کرے، لیکن یقیناً 2 ہفتے کتنے خطرناک ہیں یعنی ملکی میں آپ کو دیکھیں، آپ نے جو بات کی نا کہ ملک کے اندر اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے. افغانستان کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ابھی آزاد ہوا ہے ان کے تو پاس بالکل. آپ یقین کریں انہوں نے بجٹ پیش کیا ہے، انہوں نے جو اکانومی اپنی رکھی ہے، ان کا جو روپی ہے، ان کا جو بھی کرنسی ہے ڈالر کے اگینسٹ مضبوط ہوئی ہے. آپ اندازہ کریں مشکل حالات میں جہاں پہ بالکل کوئی ان کے پاس کوئی اپنی آمدنی بڑھانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایسے حالات نہیں ہے، تب بھی ان کی آپ دیکھیں. لیکن ایک بات ہے کہ ان کے یہاں ایک اچھی حکومت بن گئی ہے. آپ ہمارے ملک کا حال دیکھیں. یہ اچھا باجوہ صاحب کو بتایا گیا تھا، شوکت ترین اور عمران خان نے یہ بتایا تھا کہ جو یہ آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے آپ اثرات دیکھیے گا بعد میں کیا آئیں گے، آپ سنبھال نہیں سکیں گے اس ملک کو. اور وہی ہو رہا ہے. یہ خدا نہ کرے کہ سری لنکا والے حالات ہوں. یہ بہت مشکل صورتحال ہے. اب تو بڑی میں کوئی ڈسکریج نہیں کرتا ہوں یا ایسا کوئی نا امید نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے، لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں دوستوں، انلیس کہ یہ سب پارٹیز مل کے میں کہتا ہوں کسی بات پہ متفق ہوں کہ صاحب ہم اس کو ملک کو کیسے آگے لے کے چلیں، چھوڑ دیں آپس میں. یہ تو نواز شریف اور ان کی جو پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے باقی تو متحدہ بھی کسی حد تک تیار ہے کہ الیکشن ہو جائیں. نہیں تو نون لیگ بھی اب تو تیار ہے، وہ بھی تیار ہے. نون لیگ تو تیار ہے ڈیفینیٹلی، جو بھی تیار ہے. زرداری صاحب نے ان کو پھنسا دیا بری طرح سے. اب اچھا تیار تو اچھا ویسے ایک بات بتاؤں آپ کو، تیار تو زرداری صاحب بھی ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 2 کام کرنے ہیں اس سے پہلے. تو وہ ایم نے کہا وہ 2 کام 1 ہفتے میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کیا اس کو باقی پارٹیز ایکسیپٹ کریں گی نہیں ہوں گی. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمیں انتخابی اصلاحات اور یہ جو نیب کے ہیں وہ 2 کام تو ضرور کرنے ہیں. اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ جتنی بھی پارٹی ہیں مفادات اپنے ان کو عزیز ہیں کہ ہمیں کس طرح سے سروائیو کرنا ہے اگینسٹ عمران خان. یہ سارا جو بھی کچھ ہے اگر انہیں یہ پتا ہو کہ عمران خان نہیں آئے گا یا عمران خان کی مقبولیت اتنی پاپولر نہیں ہوتی تو یہ وہ سب کچھ کر گزرتے. لیکن ہر آنے والا دن عمران خان کو اتنا پاپولر کر رہا ہے، اس سے مشکل فیصلہ آپ اندازہ کریں اس حکومت کی کہ آپ پیٹرول کے پرائس جو کہ اب لازم و ملزوم ہو چکے، یعنی پہلے یہ کہتے تھے کہ یہ پیٹرول انہوں نے جو ہے مہنگا کیوں نہیں کر رہا ہے اور سستا کیوں دے رہے ہیں، اور اب اسی پیٹرول کو یہ مہنگا کرنا چاہتے ہیں لیکن مجبور ہیں کر نہیں سکتے. اتنا پریشر ہے عوام کا. ادھر اچھا آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو وہ پہلا یہی ہے کہ آپ پیٹرول کے پرائسز بڑھائیں ورنہ کوئی اس کے نتیجہ ہی نہیں نکلے گا مذاکرات کا. تو یہ صورتحال اتنی تکلیف دہ ہوتی جا رہی ہے. پاکستان سفر کر رہا ہے. بزنس کمیونٹی آج اسٹاک ایکسچینج کے لوگ کچھ چینل پہ آئے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اگر پیٹرول کے یعنی آئی ایم ایف سے اگر ان کو وہ مل بھی جاتا ہے کچھ، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ شاید بغیر اس کے ان کو کچھ امداد مل جائے پیٹرول کے پرائسز، تو تب بھی اکانومی نہیں سنبھل سکے گی. کچھ اس وقت صورتحال بہت تکلیف ہو گئی. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اسٹاک ایکسچینج بھی وہ جس طرح اس پہ اس کا بھی برا حال ہے اور ساری چیزیں ڈالر کی وہ تو کم از کم اب یہ وہ مقام آ گیا ہے جو ایک جیسے جنگی صورتحال ہوتی ہے کہ سب اکٹھے ہوتے ہیں کہ بہرحال دشمن کو فیس کرنا ہوتا ہے. تو اس وقت جو ہے جو پورے اس وقت ملک کی معیشت جو اس طرح بیٹھ رہی ہے وہ بھی ایک بہت بڑے ایسا ہے کہ دشمن سے بڑا دشمن ایک وہ ملک کی معیشت خراب معاشی صورتحال ہے. تو اس کو اسی طرح مل جل کے اور اسی جذبے سے اگر نہیں سب مل کے اٹھیں گے. پنجاب میں کابینہ جو ہے دیکھیں تشکیل نہیں دی جا سکی اس لیے کہ وہاں پہ بھی ایک عوامی حکومت ہے، کوئی اس کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے. اچھا ادھر سپریم کورٹ سے فیصلہ آنے والا ہے 63A کا جو ارکان جو چھوڑ کے گئے تھے ان کا فیصلہ تیار ہے آنے کے لیے. تو یہ صورتحال تو نظر ہی آ رہی ہے کہ یہ حکومت تو ہے ہی نہیں کہیں پہ. اور مہنگائی کا طوفان ہے، اتنا طوفان ہے مہنگائی کا، لوڈ شیڈنگ اتنی بری طرح
نہیں یہ مسائل دیکھیے مسائل بے شک اپنی جگہ، لیکن سوال یہ کہ جب سب نے ریئلائز کر لیا کہ اس وقت جو ہے ملک کو کسی بڑے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، تو وہ یہ پارٹیز جب ڈیسائیڈ بھی کیے ہوئے تو پھر وہ پوائنٹ کیوں نہیں آ رہا، کیوں آخر تک وہاں جا رہے ہیں کہ نہیں آ رہا؟ جنہوں نے جو بیچ میں گارنٹی جنہوں نے دی ہے انہوں نے دی یہ ہے کہ ہم ان کو چلنے دیں گے. چلیے اگر چلنے دیں تو چلنے، وہ تو چل ہی نہیں رہی ہے نا، بات تو یہ چل رہی نا، تو پھر وہ اپنی اسٹریٹجی چینج کریں. جن لوگوں نے گارنٹی دی تھی نا نقوی صاحب، اب وہ بھی بیک فٹ پہ چلے گئے. تو اچھا چلے گئے نا، تو اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ تو کریں چلو بیک فٹ پہ آ گئے، اب یہ فیصلہ کرتے ہیں وہ کریں گے. کب ایک دن میں آپ کو بتاؤں اتنا خطرناک طرف جا رہا ہے، کیونکہ میں دیکھیے چونکہ میں معاشیات کا طالب علم بھی رہا ہوں اور سیاسیات کا بھی، دونوں. تو اب اس کے ایک چھوٹے سے طالب علم کی حیثیت سے جب میں دیکھتا ہوں نا دونوں صورتیں، آپ یقین جانیے ایک دن میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک دن بڑے خطرناک. صحیح فرما رہے ہیں. یہ آپ اندازہ کریں کہ آپ کے اس وقت جو ریزرو ہے نا، وہ ریزرو یعنی آپ پیسہ خرچ نہیں کر سکتے. وہ جو ریزرو پڑے ہوئے ہیں آپ کے پاس، وہ سعودی عرب اور یو اے ای کے دیے ہوئے ہیں، وہ صرف آپ کے ایک سپورٹ کے لیے رکھا ہوا ہے. وہ پیسہ وہ خرچ نہیں کر سکتے اس جگہ پہ. تبھی تو روپی کے اوپر اتنا پریشر آ رہا ہے. ہر دن جو ہے 1.5-2 روپے وہ بڑھ جاتا ہے ڈالر. تو یہ صورتحال آپ کے ملک کے لیے بہت تکلیف دہ ہو چکی ہے. جتنا جلد سے جلد اس کا فیصلہ ہو جائے اور کر لیں. اور دیکھیں اب تو سبھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول کے پرائسز انہیں بڑھانے ہی پڑیں گے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، کیونکہ آپ کے خزانے میں پیسہ ہی نہیں ہے. اور یہ آپ کب تک سبسڈی سے کام چلاتے رہیں گے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس کو نہ بڑھائیں. تو یہ ایک طریقہ رہ جاتا ہے، جلد سے جلد الیکشن ہو، عمران خان جیتیں اور پھر جا کے وہ رشیا سے ڈیل کریں. جو نہیں انتخابات ہو، کوئی میں تو یہ کہتا ہوں چلیے کوئی بھی جیتے، دیکھیے بات یہ جب ایک کوئی نہیں وہ ڈیل نہیں ہوگی، رشیا والی ڈیل نہیں ہوگی، کسی صورت نہیں ہوگی. یہ لوگ نہیں کر سکتے. نہیں لیکن ایک لمحے کے لیے دیکھیے انتخابات ہوں، قوم جس کو بھی لے کر آئے، قوم میں کہتا ہوں جس کو بھی لے کر آئے، ایک مینڈیٹ کے ساتھ جب کوئی آئے گا تو وہ جو بھی فیصلے کرے، ظاہر ملک کے اس کے لیے تو فیصلے نہیں کرے گا نا تباہی کے لیے. بہت ضروری ہے اسٹیبلٹی. اچھا یہ تیتر بٹیر والی حکومت اب کوئی بھی آئے، اس کا تو ہوگا بھی نہیں، وہ تو تیتر بٹیر وہ تو اب نہیں ہوگا، لیکن جو بھی ہوگا تو وہ لیکن نئے مینڈیٹ کے ساتھ جو بھی آئیں گے تو کم از کم ان کو بڑے ڈیسیژن لے سکیں گے، بڑے فیصلے کر سکیں گے، اور کم از کم ریاست تو آگے چلتی رہے گی، وہ تو آگے بڑھے گی. کتنا ٹائم ہوا اس حکومت کو آئے ہوئے؟ 1 مہینے سے بھی تو اوپر ہو گیا. انڈیا سے انہوں نے جو امریکہ کے کہنے سے تجارت شروع کی، اس میں کشمیر کا کوئی وہ نہیں ہے جس کی وجہ سے عمران خان نے ان سے تعلقات وہ ہوئے تھے. مطلب وہ کام سارے کر دیے، دنوں میں کر دیے. آپ کے سب سے بڑا آپ کا اتحادی چائنا، اس کو انگیز کر لیا آپ نے، وہ چلا گیا. چائنا سارے چائنیز چھوڑ کے چلے گئے سارا کچھ. جی ہمارے پاکستان سے، ہمارے انڈیا سے آپ تجارت بحال کر رہے ہیں. جی آپ یعنی ایسے کام کر رہے ہیں. رشیا والی ڈیل ختم ہو گئی. تو یہ سارے وہ کام ہیں جو انہوں نے کر گزرے، اور اسی بنیاد پہ تو آئے تھے کہ ہمارے کیسز ختم ہوں گے اور ہم آپ کے سارے مطالبات مانتے ہیں. تو وہ مطالبات تو انہوں نے سارے مان ہی لیے. اب دیکھیے ہر گورنمنٹ جب آتی ہے اس کی جو بھی پالیسیز ہوں، چلیے مانتے ہیں کہ چلیے ہیں، لیکن کم از کم ملک میں تو استحکام، ملک کی معیشت تو ایسی ہو کہ ملک کھڑا رہے. اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک کو جس جگہ سے عمران خان کو جو ملک ملا تھا نا نقوی صاحب، اس قدر حالات خراب تھے، خزانے میں بالکل پیسہ نہیں تھا. اور اس کے یعنی تھوڑے ہی عرصے کے بعد کووڈ نے آ گیا، اور ان حالات سے عمران خان نے جس طرح سے لڑایا، جس طرح سے حالات، اور پھر جس طرح کی حکومت تھی. آپ دیکھیں کبھی ایم کیو ایم والے ناراض ہو رہے ہیں، تو کبھی یہ کاف لیگ والے ناراض ہو رہے ہیں، تو کبھی کوئی ناراض ہو رہا ہے، کبھی مطلب اس طرح سے ملک پھر بھی وہ چلتا رہا. اور یقین کریں یہ گزر جاتا یہ ٹائم بھی. انہوں نے اتنا بلینڈر کیا ہے، اتنا بڑا بلینڈر کر دیا کہ یہ آپ کے ملک کو برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا. تو کیا اب ریئلائز کر لیا ہے غلطی کرنے والوں نے؟
देखें रियलाइज तो कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। अगर वो ये समझते हैं कि हमसे गलती हुई तो उस गलती का कोई क्या उन्होंने तदारुक किया? मतलब गलती मैं आपको बता दूं, अब एक और बड़ी गलती करेंगे जितना डिले कर रहे हैं। मैं वही बस ये मेरा डिले कर रहे हैं, ये उससे बड़ी गलती होगी क्योंकि आपका मुल्क उस जगह पे है कि आपका एक एक दिन जो है ना मुल्क के लिए कीमती है। आपको उसमें ताकत ही नहीं है। जो भी इस वक्त मुख्तदर क़ुव्वतें हैं और जो सियासी पार्टीज हैं, जो भी जिसका भी थोड़ा बहुत भी हिस्सा मौजूद है वहाँ, तो सब मिलके क्यों नहीं इसको निकलते कि उनके क्यों, जो हम जाहिर है कि नकवी साहब ये जितनी भी पार्टियां हैं ना, ये मुल्क के लिए कभी नहीं उन्होंने सोचा। लेकिन अगर पाकिस्तान की सियासी पार्टी है और पाकिस्तानी ना हो जो मुल्क, तो फिर उसका फिर किसी का भी वजूद नहीं रहेगा। वरना 40 साल में ये मुल्क का हाल होता अगर इन्होंने मुल्क के लिए सोचा होता, वाकई में मुल्क से मुखलिस होते ये लोग, तो कभी ये इस तरह से दगा देते कि एक हुकूमत को 2 नंबर तरीके से अपने मफादात के लिए इन्होंने अमेरिका को खुश करने के लिए और अमेरिका के मफादात सामने रख के उन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिराई है। तो अब और ये हम क्यों भूल जाते हैं कि ये कभी भी पाकिस्तान के लिए नहीं ये इकट्ठे हुए हैं ना। क्या आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये लंदन में एक 3 दफा का वजीर आजम जो सजा याफ्ता है उसके पास जाके वहां से सारी डायरेक्शन ले रहे हैं मुल्क के अंदर? मतलब ये तो एक ना समझ में आने वाली बात है कि ये इस तरह से 13 जमातें एक तरफ हैं और एक बंदा एक तरफ है। कैसे ये मुमकिन है कि लेकिन सवाल ये मसला ये है कि वो 13 जमातें भी तो इसी ही मुल्क की हैं, और जब इस मुल्क की हैं तो वो कम से कम एटलीस्ट नहीं, उन्होंने मुल्क के लिए कभी कुछ नहीं किया। नहीं, उन्होंने अपनी जात और अपने मफादात को सामने रखा है और ये वो कुव्वतें जानती हैं, वो इनको पहचानती हैं और उन्होंने इनको आजमाया हुआ है कि उनके फेवर में ये काम करते रहे। 400 ड्रोन हमले होते हैं और ये उनके फेवर में ड्रोन हमले करवाती रही। ये सारे मफादात उनके सामने रख के उन्हें पता है कि हमारे लिए कौन बेहतर है। इमरान खान जैसा रखिएगा कभी पसंद नहीं आएगा। जी अच्छा, कभी नहीं पसंद आएगा उन्हें। पाकिस्तान से हमारे कॉलर है, मैं इनको लेता हूँ। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वो एक और कॉलर भी पाकिस्तान से हमारे कॉल कर रहे थे, वो मैं उनकी लाइन आ नहीं पाई, वो हो नहीं थी ऑन एयर, तो चलिए आप बड़ा अच्छा। जी आप बताइए प्रोग्राम आपका क्या आज के क्या ख्याल? सुने जरा ये क्या कह रहे हैं। फिर उनसे हमारी बात हुई है और काफी मैंने भी अपनी बात रखी, उन्होंने भी अपनी बात रखी। अब आपके मैं चाहता हूँ कि आप कुछ इज़हार ख्याल करें इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क की, उस पर क्या तस्वीर आपका? टॉपिक क्या है? ये जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है और जो नाजुक जिस दौर से गुजर वो है, मतलब मईशत खास तौर से जो मुल्क की माशी सूरत हाल है वो बड़ी खतरनाक है, तो उसको किस तरीके से संभाला जाए और क्या उसका हल हो, ये मतलब हम डिस्कस कर रहे हैं अभी कि क्या इंतखाबाती हल है या ये कि अगर सब पार्टी साथ जोड़ के बैठ के सोचेंगे पहले मुल्क को माशी उससे निकाला जाए। जी कुछ लोग ऐसे हैं जो बर्बाद करना चाहते हैं, उनका मिशन ये है कि एक हुकूमत को खत्म करना है या इसको जलील करना है या ये कामयाब ना हो। उस पे यही है कि माशियत जो है वो फिर खराब होगी ना, सफर करेगी उस पे। तो अगर ये लोग सियासतदान सिर्फ पाकिस्तानियों के अवाम के लिए सोचे ना, तो जब ऐसे हालात हो जाए तो फिर मिल के काम करें। बड़ी अच्छी बात, यही अभी बात हो रही थी और हमारे जो कॉलर हैं साथ वो भी कह रहे थे, मेरी भी यही राय, बिल्कुल वही आपकी राय, हम तीनों सेम पेज पर वही बात कह रहे हैं कि वाकई इस वक्त हालात ऐसे हैं कि जब तक सर जोड़ के हम सब मुल्की मफाद के लिए सब मिलकर पीटीआई अगर जीत जाती है तो जब महंगाई होगी ना तो उसमें पीटीआई वाले भी उतना ही वो मुकाबला करेंगे महंगाई का और उतना ही नून लीग वाले उतना ही जरदारी वाले। जी उसमें ये नहीं माइनस नहीं कर लेंगे कि चलो अगर पीटीआई वालों ने वोट दिए इमरान को तो महंगाई फिर उनके लिए तो नहीं ना होनी चाहिए। जी वो तो सब पे असर पड़ता है। जी सब पे असर पड़ेगा, उसमें सब ही पीछे जाएंगे। एग्जैक्टली। उसमें ये नहीं होगा कि ये निकाल ले नून लीग वाले की
हुकूमत है, तो अब महंगाई जो है ये सिर्फ पीटीआई वाले जो मुकाबला करेंगे इस महंगाई का, नून लीग वाले नहीं करेंगे, नहीं जी सबको करना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन अब इस वक्त जो एक बात और सामने आ रही थी वो ये थी कि इस बात पे तो तमाम पार्टीज मुत्तफिक हो रही हैं कि मुल्क अब इंतखाबात करा के और कोई मजबूत हुकूमत आए ताकि वो इस सूरत हाल को फेस करे, लेकिन दिन ब दिन जो एक दिन जो है वो तशवीशनाक मतलब सूरत नजर आ रही है, तो उसमें डिले क्यों हो रहा है? अगर सब मुत्तफिक हैं एक मसले पे तो कर डालें। आपको पता है पाकिस्तान के हालात क्या हैं, ये बार बार इलेक्शन कह रहे हैं, लेकिन सब पार्टीज मुत्तफिक हो गई हैं इस पर, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपने अपनी जेब भी तो देखना है ना, खर्चा भी होना है ना, उस पे पैसे लगने हैं। नहीं तो देखिए कहते हैं ना कि कुछ नहीं तामीर के लिए कुछ ना कुछ तो फिर आपको स्टेप उठाने पड़ेंगे और उसके लिए ठीक है ना, करना पड़ेगा। ठीक है, शेख का सुना है ना, जब ये नून लीग अपना अपोजिशन में थी जी, तो कोई भी जलसा जुलूस करते थे तो ये कितना आके कह देता था बस जी दहशतगर्द आ गए हैं मुल्क में, तो मुझे डर है कुछ ना कुछ जलसे जुलूसों में हो ना जाए, आप जलसे जुलूस ना करें। ये खदशात हर जमाने में रहे हैं, ये बात तो देखिए चाहे इस वक्त की गवर्नमेंट हो या पिछली गवर्नमेंट हो, ये खदशात अपनी जगह हैं। क्यों कि जो मुल्क दुश्मन कुव्वतें वो अपना काम कर रही हैं, बोलती थी कि ये डराते थे लोगों को कि ये ना हो, ये ना हो, ये ना हो। ज्यादा ये देखिए हमारे मुल्क कितने अरसे से मुल्क दुश्मन जो कुव्वतें वो इन कामों पे लगी हुई है, और कोई भी गवर्नमेंट हो बहरहाल नहीं चाहती कि कुछ ऐसे हालात हो, तो जाहिर है कि अपने खदशात का तो इजहार करते ही हैं। मैं तो इसको इन लोगों को भी कहता हूँ, उससे भी पहले जो थे वो भी मतलब हर दौर में ये पाकिस्तान को थ्रेट तो रही है ना दुश्मन कुव्वतों से, तो वो बात अपनी जगह सही है। भी होना ही होना है, उन्होंने करवाने हैं, भले 6 महीने में हो, 3 महीने में हो, 2 महीने में, उन्होंने करना है क्योंकि इलेक्शन के पीछे पड़े हैं जी। इलेक्शन करा दो, इलेक्शन करा दो। हमारा तो ये ख्याल है कि अब देर नहीं होनी चाहिए। देखिए एक और कॉलर है हमारे साथ, मैं इनसे पूछता हूँ, जी आपकी क्या राय है? जी आप बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सा बात कर रहे हैं? हेलो जी, कौन सा बात कर रहे हैं? मैं अशरफ बात कर रहा हूँ। जी अशरफ साहब, जी आटवा से, माशा जी, फरमाइए आपकी क्या राय है? वो बस मैं आपका भी प्रोग्राम देख रहा हूँ ना। जी सर, अच्छा प्रोग्राम है, बेहतरीन प्रोग्राम है। तो जिन जो हालात हम डिस्कस कर रहे हैं उस पर आप अपनी राय का भी इजहार कीजिए ना कि बस यही। जी फरमाइए। आप ऑन एयर हैं जी आप ऑन एयर हैं, फरमाइए। सब जगह सुना जा रहा है प्रोग्राम। जी बस कहने का मकसद मेरा यही है कि मैं पाकिस्तान से निकले हुए मुझे 40 साल से ज्यादा हो गए हैं, और जो मैंने चीजें देखी थी पाकिस्तान में, और वो अभी भी उससे ज्यादा जो है वो मैं सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए, एक अपना मुल्क समझते हुए, एक अपनी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समझते हुए, एक भाईचारा समझते हुए, बिल्कुल जो मैं देख रहा हूँ एक उम्र से, क्योंकि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है लॉ और ऑर्डर। बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। जब तक लॉ और ऑर्डर नहीं होगा तो हम अपने मकसद तक कामयाब नहीं होंगे, और वो लॉ ऑर्डर का मकसद यही है कि हम देखें कनाडा में है तो एक ही चीज जो है ना कनाडा को सरवाइव करती है, कानून की हुक्मरानी। कानून के ऊपर है। तो जब मैं भी था वहाँ छोटा सा, मेरे भी फैमिली के अंदर मेरे अंकल थे चीफ पुलिस ऑफ सुप्रिटेंडेंट, दूसरे अंकल थे कस्टम इंटेलिजेंस के डायरेक्टर, और मामू थे वो यहाँ कनाडा में ये गोल्ड मेडल हासिल किया, उन्होंने रेस्ट ऑफ लाइफ मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के साथ काम किया। और जो यहाँ मैंने देखा तो वो ये देखा कि जब लॉ एंड ऑर्डर होता है ना तो वहां पर फिर आपको इंसानियत मिलती है, और इंसानियत जो है वो लॉ और ऑर्डर को कवर करती है, और उससे जो है ना इंसान के दिल में एक हुब्बुल वतनी पैदा होती है। बिल्कुल सही कि भाई मैं गया, उन साहब ने मेरी बात को सुना, उन्होंने गौर किया, उन्होंने बताया कि भाई मेरी गलती है या जिसकी गलती है उस पर उन्होंने एक्शन लिया। बिल्कुल। तो मैं बहुत छोटी सी उम्र से देख रहा हूँ, मैंने अपने अंकल को भी देखा, माफ करना मुझे, वो बहुत बड़ा स्मगलर था पाकिस्तान का, उसका नाम था कासिम भट्टी। तो वो कासिम भट्टी मैंने छोटी सी उम्र में था, उनका बहुत बड़ा बंगला था नॉर्थ नाजमाबाद में। उनके खान साहब नौकर ने बताया, चौकीदार ने गेट किया, बोला साहब वो कोई साहब आए, उनका नाम भट्टी है। तो उन्होंने कहा कि भाई
ऐसा है कि हमारी लांच है वो सोना लेकर आती है दुबई से, और आप जो है हम आपको भी खुश रखेंगे, और आपकी जो कस्टम की ड्यूटी होती है समुंदर पे हमें बस आने जाने दें। तो वो आने जाना जो है वो एक तरीके से ये था कि वो उनका भी पेट भर रहे थे और मामू का भी और अपना भी भर रहे थे, मगर वहाँ पर लॉ और ऑर्डर और एक इंसानियत जो थी वो नहीं थी वहाँ पे। बिल्कुल सही कहा आपने। मेरा कहने का मकसद ये है कि बात तो मैं आपसे अगर 1 घंटे भी करूं तो हाँ, लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन है पाकिस्तान की उसके हवाले से बात हो रही है, और कोई क्या आपके हाल समझ में आता है? उसके हवाले से देखें, एक ही बात है जो मेरे मद्देनजर में है, क्योंकि मैं पाकिस्तान की सियासत को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने भुट्टो टाइम को भी देखा, आसिफ जरदारी साहब जो हैं, हाकिम अली जरदारी साहब के बेटे, ये कराची सेंट पैट्रिक में कॉलेज में ये बदमाशों के साथ बैठते थे। खैर वो तो देखिए माजी में कोई कहीं कुछ भी करते हो, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, चलो फ्यूचर पे आए, फ्यूचर की हाँ जी माजी में हर एक का अच्छा और बुरा होता है, और अल्लाह हर एक अच्छा और बुरा को हाल और मुस्तकबिल जी हाल और मुस्तकबिल। सबसे पहली चीज जो है मेरी मद्देनजर में 2 चीजें साहब, हमें सबसे पहले फिक्र करनी है अपने पाकिस्तान प्यारे मुल्क की गरीब लोगों की। लेकिन करंट सूरत हाल अगर आप पाकिस्तान से इस वक्त जो देख रहे हो टच हैं, तो इस वक्त तो सूरत हाल ये कि रियासत को ही खतरात ऐसे लाक हो गए हैं मुल्क की माशी सूरत हाल की वजह से कि क्या सरवाइव करने भी होगा या कर पाएगा भी या नहीं कर पाएंगे हम। वैसे तो अल्लाह ताला से उम्मीद है और अल्लाह बड़ा मतलब देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी अभी बहन से बात हो रही थी टोरंटो जी, तो शॉर्ट स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। अगर पाकिस्तान के हालात ये उसी तरीके से लेकर आ रहे हैं कि यहाँ पर जो होगी ना ये होगी खाना जंगी, रुक भी तो सकती है ना, हम लोग कोई तजवीज ऐसी होगी जिसकी वजह से रुक भी तो सकती है ना वो खाना जंगी। इसको रोकने के लिए एक ही तरीकाकार है कि तीनों जो चारों ये पार्टी हैं ये आपस में बैठ के और इमरान साहब जो है एक अपने गुस्से को छू के और सब मिलके बैठे यही बात देखिए। अभी जो आपसे पहले कॉलर थे वो भी और पाकिस्तान से भी इस वक्त जो कॉलर हमारे साथ हैं, और वो भी और मेरी अपनी भी राय कि जब तक मिलजुल के इन मसाइल का नहीं हल कर पाएंगे, देखिए पहले रियासत है बाद में हम लोग हैं, ठीक है ना। अवाम देखिए अवाम तो बेचैन है ना, उन्हें तो वो देख रहे हैं कि अब क्या होगा, तो उन्हें यह तो जब तक ये जिम्मेदार हल्के और जिम्मेदार सियासी पार्टी हैं मिलजुल के कुछ नहीं सोचेंगी तो फिर तो पता नहीं क्या अंजाम होगा। तो कहने का मकसद ये ना, एक कहता है मैं ऐसा करूंगा, दूसरा कहता है मैं ऐसा करूंगा, तीसरा कहेगा मैं ऐसा करूंगा। ठीक है, पास में सबकी राय थी वो सब, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन करंट सिचुएशन है वो इन गुफ्तगू की है ही नहीं कि हाँ हम ये करेंगे हम वो करें, अनलेस के सब मिलके सर जोड़ के ना बैठे और ये सोचें इस वक्त तो इस मुल्क को आगे लेके चलना है, बाद में सिस्टम के तहत जो भी अपने करते रहेंगे सारा करते रहेंगे। तो आप वही कदम इनको उठाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई दूसरी चॉइस है नहीं, क्योंकि जो 3% है ना वो हमारे पे इस वक्त हंस रहा है और पूरी दुनिया हंस रही है, सब दुनिया। मैं सच बता रहा हूँ कि पूरी दुनिया के मालिक ने देख लिया कि ये तो अब ये कोलैप्स हो रहा है ये मुल्क जो है, और इसका पता नहीं क्या अंजाम होगा। अब ये सूरत हाल है जी। फिर उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर तुम किसी के गिरबान को पकड़ते हो या कोई तुम्हारा पकड़ता है, तुम पकड़े किसका हो? एक दूसरे भाई का पकड़ रहे हो? जरूरत ही नहीं, अब तो जरूरत ही नहीं उसकी। अब तो बात यह है कि सिर्फ डिले क्यों हो रहा है। अगर सब मिलके इस बात पे मुत्तफिक भी हो गए, चलिए कि सब हम लोग कोई इंतखाबात की तरफ बढ़ते हैं और कोई ऐसा मजबूत गवर्नमेंट आती है जो भी होता है, लेकिन अब मसला है कि डिले क्यों हो रहा है। डिले दिन ब दिन एक दिन खतरनाक है, मतलब कोई जी डिले क्यों हो रहा है ना कि उसकी सबसे बड़ी वजह जो है कि आपस में मिलके मुत्तफिक होके एक जगह आके और बैठ के बात करें, भाई ठीक है चलें, लेकिन फेयर इलेक्शन करते हैं। आज वैसे अच्छी बात ये कि जितने भी कॉलर्स आ रहे हैं उन सबकी ये राय है कि सब ये तमाम पार्टी और तमाम जिम्मेदार हल्के मिल बैठ के जल्द से जल्द कोई हल निकालें। ये जो पाकिस्तान से हमारे कॉलर हैं, जी आप फरमाइए, आपकी बात अधूरी लगी थी क्यों? जी आप बताइए। जी ये भाई साहब ने बहुत अच्छी कॉल की है और बहुत अच्छा मशवरा दिया है, लेकिन हम तो आप जितने बाहर रह रहे हैं ओवरसीज है, ये चाहते हैं कि कानून जिस तरह इन्होंने बोला कि लॉ एंड ऑर्डर जो है ना वो सही होना चाहिए।
हर बात माने। चलो जी ये तो बाहर नहीं रह के आए, इमरान साहब तो बाहर रह के आए ना 25-26 साल, जो कहते हैं कि मैं जितना मैं जानता हूँ यूरोप को या उतना कोई भी नहीं जानता। तो अगर मैं भी हूँ तो मैं भी कोशिश करता हूँ, अगर पाकिस्तान में आ गया हूँ लेकिन मैं इतनी देर उधर रहा हूँ तो मैं कानून को फॉलो करता रहा हूँ ना। अपने मुल्क में आया हूँ, मैं भी इधर लाइन पे ही लगता हूँ। अगर कोई दूसरी तरफ से आके आगे लगता है तो उसको मैं मना करता हूँ कि भाई ये क्या कर रहे हैं, क्यों लगते हैं। हमने सीधा होना है, हम लाइन पे लगेंगे तो सब लाइन पे लगेंगे। फोल्ड रखिएगा जी आप। जी सही कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी बहन। जी मैं मिसेस तारिक बात कर रही हूँ वर्जीनिया से। जी कैसे हैं आप? ठीक है। मैंने कॉल की थी, अगर आपको याद हो। जी हाँ आप बताइए। हाँ फरमाइए। अच्छा जी, इकोनॉमी के ऊपर बात हो रही है। जी पाकिस्तान के जो हालात है इस वक्त, असल में इकोनॉमिक इसकी जो सूरत हाल है ना वो इतनी खराब हो रही है कि बड़े जी आप होल्ड रखिएगा, इतनी खराब उसको सिचुएशन हो रही है कि नहीं एक मिनट देखिए, हमारी बहन एक कॉलर पे है, उस पे है लाइन पे, फिर आपकी बात मैं सुनूंगा। जी आप फरमाइए। जी आपकी बात अधूरी हो गई। जी हेलो। हाँ सॉरी, आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं कोई बात नहीं हाँ कहिए, आपकी बात है, ऑन एयर है आप। मैंने कहना ये था आपसे, जी मेरी नाकिस राय में। नहीं नाकिस नहीं, आपकी भी हर राय बड़ी कीमती होती है, बताइए। मैं बता रही हूँ ना। हाँ। ये जितने लोग सब लोग हर बंदा ही अपने मुताबिक वो जो समझता है मुहब्बे वतन होके ही। बिल्कुल मैं ही कहता हूँ, सही कह रही हैं आप। जी लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जितने लोग सब बातें कर रहे हैं, किसी ने एक बात नोट की, जब आपके घर में अभी कोविड आया था ना, जी अनएक्सपेक्टेडली सब कुछ बंद हो गया, सब घरों में बैठ गए। जी आप क्या उस हालत में जाके, चलो हम जा नहीं सकते थे, ऑनलाइन क्या आप महंगी चीजें खरीद रहे थे या होटलिंग कर रहे थे या क्या कर रहे थे? बड़ी अच्छी बात है। मतलब अपने जो पैसे थे उसको सेव कर रहे थे ना। बिल्कुल सही। अभी जो पूरा खानदान उठा के ये काबीना का जो लंदन चले गए, और लंदन के भी सबसे महंगे चर्चिल होटल में, इनको कोई सस्ता होटल नहीं मिला या कोई एम्बेसी का नहीं मिला, या अपने घर में रह लेते। ठीक है। तो जब एक बंदा एहसास नहीं कर रहा तो फिर ये तो बेवकूफी है कि सब प्रेशर इमरान खान के ऊपर है कि वो बैठे इनके साथ, जब एक बंदे को एहसास ही नहीं। हाँ लेकिन हम यही बात कर रहे हैं कि हाँ लेकिन नहीं, हम सबकी तो यहाँ के जो भी पाकिस्तानी है सब, उनकी तो ख्वाहिश यही है कि सब मुल्क की मफाद का सोचते हुए किसी एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं और कोई हल निकालें। ये तो बात अब यही है कि क्यों नहीं आ पा रहे और क्यों नहीं कर रहे, इसमें डिले क्यों हो रहा है, यही तो मुल्क की मफाद को तो अब हमें ना वो कहते हैं ना कि फोल्ड करके साइड पे रख लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई मुल्क ही ना रहे तो फिर मफाद का तुरंत जब हमने बेच के ना इस मुल्क को इस हालत में ले आए, इस हालत पे, लेकिन इस वक्त जो हालत है ना, करने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन बात ये कि मुल्क का फायदा हो। जी बिल्कुल सही कहा। तो क्या ऐसी सूरत है, हम सिर्फ कुछ कहते रहे और हमारी जो एक्शन है वो शो उसके अगेंस्ट होता रहा, तो फिर सही बात नहीं हुई ना। नहीं तो आप हल बताइए कि आपको क्या किया जाए। भाई मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ ना, हमारा जब आप कोविड हुआ तो लिमिटेड जो आपके सोर्सेज होते हैं तो आपने उसी में अपने आप को सबने वैसे ये बात ये हकीकत है कि यही किया, सब जो थे एकदम हमने मुल्क के लिए भी वही करना है, इम्पोर्ट बंद करें। अगर मैं वो कहते हैं ना कि जी अगर वो गार्लिक चीज नहीं खाऊंगी तो मर तो नहीं जाऊंगी। हाँ सही बात है, बिल्कुल बहुत सी चीजें जो है उसको, अगर आईफोन 12, 13, 15 जो भी आ रहा होगा अगर वो मैं यूज नहीं करूंगी तो मेरी कोई कम्युनिकेशन में कोई फर्क नहीं आएगा। जी बिल्कुल सही, ऐसे ही आईफोन 5, 10, बड़ी अच्छी बात ऊपर भी वही स्मार्टफोन चल रहा होता है, वैसे ही सब कुछ खुल रहा होता है, तो कुछ चीजों को करना चाहिए। और बड़ी अच्छी बात ये, मुझे नहीं पता आप लोग वॉच करते हैं कि नहीं, ये समा टीवी के ऊपर आता है खबरहार, आफ्ताब इकबाल साहब का शो। अच्छा। उसमें उन्होंने बहुत अच्छे उन्होंने ऐसी ही मिसालें दी। उन्होंने कहा कि चीनी का प्रॉब्लम होता है, चीनी की जगह ब्राउन शुगर जो हेल्थ वाइज भी अच्छी है, जेब वाइज भी आपकी अच्छी है। अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो आप 2 की जगह 3 चम्मच डाल लें। तो उनकी बातों पे फिर अमल किया गया? ढूंढना है ना, उनकी बातों पे अमल किया गया? नहीं, देखें मैं आपको बता रही हूँ, आप
इतने लोग आपका ये चैनल अगर देख रहे हैं, टीवी के ऊपर ये शो सुन रहे हैं, जी जी, इसमें से मैं कह रही हूँ 10 ने भी अगर अमल कर लिया, हाँ बस यही बात है कि 10 आगे 10 को बताएंगे, हाँ, और इसी तरह दिए से दिया जलता रहेगा। जी जी बिल्कुल सही बात है। और फिर एक रोशन, हम अपना अपना कोशिश करते रहेंगे और फिर इंशाल्लाह बिल्कुल सब कुछ होगा। अपने हिस्से का हक अदा लेकिन करते अभी रहें। जो है वो इसका सिर्फ एक ही हल है कि जी आप इलेक्शन कराएं, और हमें कोई टेक्नोक्रेट नहीं चाहिए। जी जी, टेक्नोक्रेट का मतलब है कि आप फिर भूल जाएं, चाहे वो उनका दिल करेगा तो वो फिर साल ना इलेक्शन करवाएं, कुछ नहीं, आप जो नॉर्मल है तरीका 90 डेज के अंदर आप इलेक्शन कराएं। जी जी, वही हाल है। और उसी तरफ जा रहे हैं, उसी तरफ जा रहे हैं, उसी तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब आप इसी को कहते हैं ना, देखिए पर्दा अल्लाह ताला ही हटाते हैं ना सबकी नजरों से। जी शहबाज स्पीड है, शहबाज ये करता है। आपके घर में भी बच्चे होंगे, मेरे भी बच्चे हैं। जी जी, जब बच्चों को ला के दे दो ना तो वो आराम से स्पेंड कर देते हैं, ऑनलाइन गए ये खरीदा, वो खरीदा, मैकडॉनल्ड गए ये खरीदा। जब उनको बोलो ना कि जाके कमा के लाओ तो पता चलता है। जी सही फरमाया आपने बिल्कुल ही। तो एक प्रोविंशियल में तो आपको पैसे मिल गए, अब आपने खर्च करने। हाँ नहीं वो मसाइल तो हैं, लेकिन वही बात है कि जब तक के सिंसियरिटी के साथ मिलजुल के सब तक मिल के नहीं बैठेंगे। और चलिए बहरहाल एक चीज़ पे तो मुत्तफिक हो रहा है, इत्तेफाक राय पाई जा रहा है कि इलेक्शन का, अब इलेक्शन जो है उसमें देर नहीं बल्कि जल्द से जल्द होना चाहिए। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, अगर आप इजाजत दें। जी 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 कहिए बात कर दूंगी जी जी कि हमें सिर्फ इलेक्शन नहीं चाहिए, हमें फेयर इलेक्शन चाहिए, और हमें ये इलेक्शन कमिश्नर नहीं चाहिए। हाँ लेकिन ऐसी होने जा रहा है, खबरें यही है। बहुत शुक्रिया। जी 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 बहुत शुक्रिया। जी जी अल्लाह हाफिज। जी जनाब आप और नहीं आ रहे हैं, फरमाइए। जी असल में ये ना तजर्बेकार लोग हैं। एक सूबे को चलाना और एक मुल्क को चलाना बहुत फर्क है। और ऐसे हालात, जब आइडियल हालात थे इनके पास तो इन्होंने सूबे को चलाते रहे हैं। अब मुश्किल हालात, अच्छा सबसे बड़ी बात, अभी एक साहब जो कॉल कर रहे थे, मैं तो उस पे पहले दिन ही से मेरा यही है कि जिस मुल्क में जस्टिस सिस्टम नहीं होगा ना तो वो मुल्क चला नहीं करते। आप वो तो पूरी दुनिया में यही है। मतलब कनाडा में हम लोग रहते हैं और पूरी दुनिया में मुझे बता दें कि इस तरह की काबीना बने जिनके ऊपर कन्विक्टेड लोग हों, जिनके ऊपर सजा याफ्ता हों, कातिल हों और नाअहल हों। जी आप उन लोगों को लाके हुकूमत उनके हवाले कर दें। मुल्क का पहले ही बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। मुल्क तो मतलब इतने मुश्किल हालात से गुजर रहा है, अभी निकला ही नहीं है बल्कि गुजर रहा है। आप और उसके ऊपर एक नया तजर्बा करते हैं और लाते भी किन लोगों को हैं जो यानी 35 में से 27 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर सजा होने वाली है या हो चुकी है जिनको। लेकिन चलिए वो सब मिलके अब तो ये सब एक पेज पे तो आ रहे हैं ना कि देखिए कि मुल्क में अब इंतखाबात होने चाहिए, अब इसको जल्द से जल्द तो नफी साहब मैं वही तो बता रहा हूँ कि जब आपने इतना भोंडा तजर्बा कर लिया जी जी तो अब उस भोंडे तजर्बे को सही करने के लिए तो फौरी तौर पे उसमें अब जो आप ना करके जो है उस पे जो है ना, अगर आप जितना डिले कर रहे हैं ना चले वो खतरनाक है, आप उससे ज्यादा हैं। चले जो आपने तजर्बा करके अपनी नाअहली को साबित कर दी है। बिल्कुल ठीक है आप जी जी आप जितना डिले करेंगे वो उससे ज्यादा आप अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इससे ज्यादा तो यानी जल्द से जल्द कोई हल होना चाहिए, ठीक है ना। मोटे वतन तो अब है ही नहीं, चलें ठीक है, मुल्क के मोटे वतन तो है ही नहीं। जी जी और जितनी भी ये पार्टियां जमा हुई हैं इनके देखें पहला ही काम इन्होंने जो इस एक महीने में किया, अगर आप उसका जायजा लें तो अपनी मफादात के लिए लिए। ये कितने लोगों को एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट से नाम निकाला गया है। जी लेकिन मैं वही कहता हूँ, देखिए अब वो चीज तो हो गई। अब आज जो दिन है ना, आज का जो दिन था, इसके बाद अगर हम आगे देखें तो अब क्या होने जा रहा है, एक फैसला हम लोग ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वो काम करना चाह रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट का हक खत्म करना चाहते हैं, जिससे आपका मुल्क अभी भी ओवरसीज के पैसों से ही चल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर फर्ज कीजिए, लेकिन अगर देखिए अगर फर्ज करेंगे, अगर खत्म भी कर दिया जाता है, फिर नई गवर्नमेंट कोई आती है और वो मेजोरिटी से आ जाती है कोई भी, चलिए वो फिर अगर लाना चाहेगी ले आएगी दोबारा उनका वोट का हक, और नहीं लाना चाहेगी तो नहीं ले आएगी। चलिए, लेकिन मुल्क इस वक्त जिस कंडीशन में है उसको इस सिचुएशन से निकालना है तो बहुत सी निकालने का तो
واحد ایک ہی حل ہے اور وہ واحد حل ہے کہ عمران خان لازم اور ملزوم ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور دوسری چوائس نہیں ہے. عمران خان کو تھرڈ میجورٹی سے آئے فوری طور پہ معاہدہ کریں گے. آپ کے ملک میں پیٹرول سستا ہو جائے گا. آپ کے ملک میں جب پیٹرول سستا ہوتا ہے ٹھیک ہے سب کچھ اچھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے یہ ہمارے ایک اور کال جی ایک اور کالر ہے ان کو بھی. جی جناب آپ کون سا بات کر رہے ہیں ذرا سا ہولڈ رکھیے گا. ہلو جعفری صاحب ہیں لائن پہ. جی آپ فرمائیے. ہاں جی آپ کہیے. دیکھیں اب کیا کریں وہی لڑائی جھگڑا ہی ہے نا کہ میں اپنے لیڈر کو جس کو میں مانتا ہوں میں اس کی بات کروں. اگر دوسرے صاحب کو کسی اور لیڈر کو مانتے ہیں تو اس کی بات کریں. یہ ملک ایک آدمی کے بس کا کام نہیں چلانا. جس طرح آپ بار بار کہہ رہے ہیں مل جل کے بیٹھ کے کوئی نہ کوئی اگر کوئی غلطی کسی سے ہو بھی جاتی ہے تو اس کو اس کے ساتھ صلح ہو سکتی ہے بیٹھ کے. بھائی اور ملک کی خاطر اپنے ملک کی خاطر ایسے ہی ساری دشمنی جب قاتل کسی قاتل کو معاف کر دیتے ہیں عدالتوں میں یا بھائی میں اس کو معاف کرتا ہوں تو کیا اس کو پھر اس کو کوئی نہ کوئی سزا ہونی چاہیے؟ نہیں. اگر معاف کر دیا تو کوئی بات نہیں. تو ہمارے نبی کریم نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر کسی نے غلطی کی بھی ہے آپ کی نظر میں وہ چور ہے وہ ڈاکو ہے وہ قاتل ہے تو معافی بھی تو ہوتی ہے یا نہیں؟ جی معافی بالکل کیا خیال ہے؟ جی بالکل صحیح ہے. ایسے ہی ہے اپنے ملک کی خاطر بار بار ایک آدمی ٹھیک ہے عمران. جی ہلو جی ہاں ذرا سا ایک منٹ ہولڈ رکھیے. جی اشفاق صاحب آپ لائن پر ہیں. ہلو جی سر. جی تمام ناظرین کو السلام علیکم اور امریکہ والے چاچا لیاقت کو بھی میں خصوصی طور پر اسلام پیش کرتا ہوں. جی آپ کہیے اپنی بات کریے. جی کہیے. جعفری صاحب میں 1 منٹ دیجیے گا ذرا بعد میں اپنی بات آپ بولیے گا. میرے کچھ ریلیٹیو آئے تھے تو میں انہیں بس اسٹینڈ پہ چھوڑنے گیا ہوں نا. کوئی 5 کلومیٹر دور ہے بس اسٹینڈ ہمارے گھر سے تقریباً. تو جعفری صاحب میں نے انہیں بس میں بٹھایا تو ادھر 1-2 میں نے چیز خریدی تو وہ میں خرید رہا تھا نا. تو ادھر میں دیکھتا ہوں ایک ہٹا کٹا آدمی بھیک مانگ رہا ہے بس اسٹینڈ پہ. کافی لوگ دے بھی رہے ہیں آپ سے پیسے. تو وہ ادھر میں میرے پاس آ گیا تو میں نے کہا یار تم ہٹے کٹے ہو تم کوئی کام کیوں نہیں کرتے یہ کیا کر رہے ہو؟ تو آگے سے جو جعفری صاحب اس نے مجھے جواب دیا مجھے اس نے لاجواب کر دیا ہے. اس نے کہا کہ عمران خان تو مانگ کے نا اتنا کچھ بنا لیا تو ہم کیوں نہیں مانگ سکتے؟ اندازہ کر لیں اس چیز کا. تو آپ پوائنٹ جی آپ کہیے. نہیں آپ ہولڈ رکھیے گا. میں جی ان کی بات پوری ہونے دیجیے. جی آپ کہیے. چاچا لیاقت صبر سے تحمل سے بات کیجیے. نہیں آپ اپنی بات پوری کیجیے. ہولڈ میں جو کال رہے ہیں ہولڈ پر ہیں. جی آپ اپنی بات پوری کیجیے پھر ان سے ہی بات ہوتی ہے. یہ دیکھیں کہ قوم کو کس سائڈ پہ لگا دیا ہے عمران خان صاحب نے. اور اب میں بات کرتا ہوں فیوچر کی کہ کیا ہونے والا ہے. جعفری صاحب ادھر لوگ تڑا تڑ جناب پنجابی زبان میں جو بولتے ہیں نا راشن اکٹھا کر رہے ہیں. یعنی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سری لنکا 2 جیسے حالات ہیں جو وہ نظر آ رہے ہیں. ابھی صبح کا ٹائم تھا بازاروں میں رش لگا ہوگا. لوگ سامان پہ سامان خرید رہے ہیں. افراتفری کا عالم ہے یہاں پہ. اور 80% سے زیادہ جو ہمارا ملک ہے وہ دیوالیہ ہو چکا ہے. الیکشن کی تو ڈیٹ ممکن ہے کہ اناؤنسمنٹ کر دی جائے گی اور ہونے بھی چاہیے. میں بھی سری لنکا جیسے جو حالات ہے اس کی طرف ہم آگے بڑھ چکے ہیں میں سمجھتا ہوں. تو کچھ حل ہے اس کا آپ کے ذہن میں کوئی حل آ رہا ہے کہ کیا کیا جائے؟ الیکشن کی طرف تو جانا چاہیے اس چیز میں تو کوئی شک نہیں ہے. دیر کیوں ہو رہی ہے؟ نہیں یہ دیر نہیں ہوگی. ابھی مشاورت کر رہے ہیں شباشی صاحب تمام اتحادیوں سے. تو بس ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ اس پہ دیکھیے جو بھی آئے گا فل مینڈیٹ کے ساتھ آئے گا اور پھر اس کے بعد پوری قوت سے فیصلے بھی کریں گے اور عوام کو بھی. جعفری صاحب میں لائن پہ ڈراپ نہ کیجیے گا میری بات سن لیجیے نا ایک سیکنڈ سر. ہاں وہ اصل میں وہی. جی جعفری صاحب PMLN کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے پاکستان میں. اچھا اگر آپ نے پاکستان کو بچانا ہے یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے اکانومی بہتر ہو تو PMLN کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے. اس علاقے میں ہمارے علاقے میں 870 ولیج ہیں. 870 ولیج ہیں. بہت بڑا علاقہ ہے یہ ڈسٹرکٹ نارول کا. تو یہاں پر کوئی بھی کینڈیڈیٹ PTI کا ٹکٹ لینے کو تیار نہیں ہے. اور آج تک الیکشن میں کوئی بھی کینڈیڈیٹ PMLN کے ٹکٹ کے علاوہ کوئی ادھر سے نہیں جیتا ہے. چاہے وہ آزاد کھڑا ہے کسی اور پارٹی کے نشان پر کھڑا ہے. وہی جب الیکشن ہو دیکھیے جو اس کو بھی پبلک عوام جو منتخب کرے وہ آئے اور پھر قوم کی خدمت کریں. بات صحیح ہے یہ.
تو اگر آپ اجازت دیں تو ایک اور کالر بھی ہے، اگر آپ کی بات پوری ہو گئی ہے جی ان کو میں اور جی 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 آپ دیکھیں جی ڈاکٹر بات یہ ہے، لیکن سب سے پہلے برادری سسٹم جیسے آپ نے پروگرام میں ذکر کیا نا، وہ جب تک ختم نہیں ہوگا نا، اسی طریقے سے یہ حکومتیں گراتے رہیں گے، بنتی رہیں گی، گراتے رہیں گے، بنتی رہے گی، خزانے کی ایسی تیسی کر دیں گے۔ ابھی جتنے بھی جو خزانہ خالی ہوا ہے وہ پہلے کا ہوا ہے، پھر اس کے بعد 3-3.5 سال کی جو حکومت عمران خان کی رہی اس پہ بھی شکایتیں ہیں جی اس نے خالی کر دیا، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ پارلیمانی نظام ہمارے یہاں اب تک فیل ہے، نتائج دیکھیے جی ناکامی ہے، بالکل فیل ہے، کیونکہ دیکھیں مفاد پرستی پوری طرح ان کے ذہنوں میں بسی ہوئی ہے، جتنے بھی سیاستدان ہیں عوام کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ 2/3 میجورٹی آئے، تمام جو بھی آپ کو قانون سازی ہونی چاہیے، تمام سسٹم کو ریفارم کریں، جب جا کے ہوگا۔ یہ نون اور یہ جیم اور کاف اور یہ جو کہہ رہے ہیں یہ سب بالکل غلط ہے۔ اس میں اگر دیکھیں نا، اگر یہ اگر ان کی کرپشن ان کی نہ ہوتی تو یہ ملک میں بیٹھ کے نا اپنی عدالتوں کے فیس کرتے۔ سب سے بڑی بات تو یہ غلطی ان کی ہے، وہ یہ کہہ کے کہ جی میں بیمار ہوں چلے گئے سب کا، تو اس کو آنا چاہیے تھا، نہیں ہے۔ تو عوام میں تو مسئلہ یہ پی ٹی آئی کی یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی جو مقبولیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، یہ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی تو چاہتی نہیں ہے الیکشن ہو، یہ تو کلیئر ہو رہا ہے آج کی بات سے بھی۔ ہاں لیکن انہوں نے بھی ایگری کیا لیکن کچھ شرائط کے ساتھ، ان کے کچھ تحفظات، انہوں نے کہتے ہیں کہ 2 چیزیں یہ ہوں۔ دیکھیں ان کے تحفظات تو یہی ہے نا، دیکھیں پنجاب میں تو ان کو سیٹیں ملی نہیں تھی لاسٹ ٹائم بھی، ابھی بھی، لیکن ان کا خیال یہ کہ جو اس وقت ان کی حکومت ہے تو جو کچھ بھی برائی آ رہی ہے ان کے کھاتے میں جا رہی ہے تو شاید ہمیں مل جائے، لیکن بہرحال یہ تو دیکھیے ہر سیاسی پالیسی جو پارٹی ہے اپنے حساب سے پالیسیز بناتی ہے اور سارا کرتی ہے، وہ تو ان کا اپنا کام ہے اور انہیں حق بھی ہے اس کا، لیکن اصل چیز یہ ہے جی میں نے آپ سے کہا نا ڈاکٹر صاحب کہ دیکھیں سب سے زیادہ نقصان جو ابھی نون کو پہنچے گا وہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہی پہنچے گا، کیونکہ انہوں نے تو ایسی چیزیں لی نہیں، اپنے گلے ہی نہیں ڈالی نا انہوں نے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ سیاست تو نام ہی اس کا ہے۔ آپ کا اچھا میں یہاں تھوڑا سا بیچ میں وہاں سے مجھے اشارہ ہو رہا ہے کہ بریک کا ٹائم ہو رہا ہے، اور بلکہ میں نے 5 منٹ اوپر لے لیے ہیں، لیکن یہ کہ بریک ٹائم کے بعد پھر دوبارہ ہم جوائنگ سے ہی بات شروع کرتے ہیں، تو بریک کے لیے جی بہت شکریہ جی۔ Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, tandoor, جلیبیاں اور فریش نان، تقریب آپ کے گھر میں ہو یا گھر سے باہر، Zoc is providing full service now and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. آپ کا Zoc دیکھ کر لوگ کہیں گے کیا Zoc ہے آپ کا؟ Call right now 905-625-7786. Zoc والوں کے لیے۔ سیاست سے تجارت تک، سب سے پہلے گھبرانا نہیں، تعلیم سے معیشت تک، آپ کے جیب پہ ڈاکہ ڈالنا جانتے ہیں، صحت سے صنعت تک، چور گھر میں آ چکا ہے جناب اسپیکر، حکومتی ایوانوں سے چائے خانوں تک، کوئی نہیں بچ پائے گا تکرار سے۔ کون، کب، کیسے، کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تکرار میں۔ دیکھتے رہیے تکرار، کینیڈا سے براہ راست سمینہ جبین کے ساتھ، منڈے ٹو فرائیڈے، صرف آواز انٹرٹینمنٹ پر۔ Sacred Hand Canada is helping communities more than a decade. Here is our food bank, one of the most important aspects of our organization. Here is where we provide our clients with the highest quality produce, meat, and dairy products to suit their needs. Here at Sacred Hand Canada, we provide more than 125 hot meals per day to individuals who cannot afford it. This includes seniors, international students, and people in general who cannot cook for themselves. Here at Sacred Hand Canada, we provide free clothing and household items to newcomers, refugees, and those in need. This is our way of helping the environment by recycling, reusing, and giving back to the community. Here at Sacred Hand Canada, we believe every child deserves an education. This is why we started the free tutoring program from kindergarten to grade 8. So this is the community room. This is a room where we run all of our programs here at Sacred Hand Canada. They can use this room as an escape to escape from whatever they're dealing with. Here at Sacred Hand Canada, we provide deliveries for our clients. This is an extension of our food bank for our clients who are unable to have transportation to come to our office. Your generous donation will help us to reach many more
more to support for the food, shelters, and medical. Please donate generously. Visit our location, 5004 Timberley Boulevard, Unit 2629. You can reach us by calling 905-624-0333. If you have any need or any help, do not hesitate to contact us. We'll be more than happy to help you. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, व्हर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप बआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. अगर आप चाहते हैं खूबसूरत विजिटिंग कार्ड, साइन बोर्ड्स, बिल बोर्ड्स, तो कॉल कीजिए अमनदीप सिंह को 416-577-5128 416 डिजिटल साइन। पहले तो गुफ्तगू करो। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, दोबारा वहाँ से ही सिलसिला शुरू करते हैं जहाँ से रब्ता हमारा हुआ था। मैं एक हमारे कॉलर इंतजार इस पे। जी अस्सलाम वालेकुम, आप होल्ड रखेंगे ज़रा सा? जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम, ज़रा सा होल्ड रखिएगा जी। अच्छा आप चलिए अपनी बात कर लीजिए। पाकिस्तान से जो कॉलर हैं फिर मैं उनको हैं वो भी लाइन पर, आप अपनी बात कीजिए जल्दी से मुख्तसर। जी आपके सामने पूरी सिचुएशन है जी। मुल्क के अंदर देखें खेल तमाशा होता रहा है 35-40 साल से। बारियां लगी हुई थी, ठीक है, अपने मफादात थे और कुछ भी नहीं था। और वही किरदार सबके सामने और वही हुकूमत में आ गए फिर से। तो वो कभी भी पाकिस्तान की भलाई के लिए कोई भी नहीं सोचेगा। 35-40 साल जिन्होंने नहीं सोचा तो वो अब क्या सोचेंगे? और अपने मफादात, अपनी प्रॉपर्टीज, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाया और आवाम को गरीब से गरीब कर दिया। तो ये के लिए बहुत तजुर्बे हो चुके, बहुत सारे तजुर्बे आपने करके देख लिए। सिर्फ एक लीडर है। और वैसे भी अगर आप थोड़ा सा अपना माइंड इस्तेमाल करें तो ये आपको फौरन ही समझ में आ जाएगा कि एक बंदा एक तरफ है और सारी की सारी बातें दूसरी तरफ है। क्यों ऐसा क्यों है? मतलब हम एक सोचने वाली बात है ना कि एक बंदा एक तरफ है और बाकी सारे एक तरफ हैं। तो ऐसी उसमें क्या खराबी है? खराबी उन 14 पार्टीज के अंदर है जिन्होंने पाकिस्तान को पूरा का पूरा सिस्टम अपने लिए बनाए और अब अभी भी वही सब कुछ कर रहे हैं। ताकतों को खुश करते रहे, उनके मफादात के लिए काम करते रहे। उनमें ऐसे किरदार भी हैं, कहने को वो दाढ़ी भी रखते हैं साहब, और उन्होंने मतलब अपने लोगों को मरवाते रहे और इस्लाम को बेचते रहे। 450 ड्रोन हमले होते हैं आपके मुल्क में और कोई बोलने वाला नहीं होता। ठीक है, चलिए जी जी आपकी राय सामने। किरदारों को आप सामने लाएंगे। 27 अभी ऐसे किरदार हैं जो या तो उनके ऊपर सजा होने वाली है या बेल के ऊपर। चलिए देखते हैं कि इस वक्त जो क्राइसिस है इससे हम लोग कैसे कराची में देख लें ना, कराची में देख लें कि इस वक्त धमाके शुरू हो चुके हैं। जी बड़ी खतरनाक सूरत है। वही डिस्कस करने अगर आप इजाजत दे तो पाकिस्तान से कॉलर है हमारे, इनको तभी का शिकार है। जी कुछ भी समझ में नहीं आता बस के हालात क्या होंगे। चलिए ठीक है, इमरान खान ही हल है, इसके अलावा और दूसरी कोई चॉइस नहीं है। चलिए ठीक है, चले जी चलिए ठीक है। अभी हम जी ठीक है, आपकी बात देखिए आ गई ना। अब देखिए इनसे भी सुनते हैं कि क्या कहना कहते हैं। ठीक है, देखिए आपकी बात आ गई सामने। बस ठीक है चले ठीक है जी। पाकिस्तान से जो हमारे कॉलर हैं जी, आप क्या फरमाएंगे जी, कहिए आप अपनी राय। हाँ जी, सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। मैं अपना फ्राइडे वाला जो भी कुछ हुआ गलत हुआ, मैं लियाकत भाई हैं मेरे दोस्त भी हैं, अच्छे हैं, तो अगर मुझसे कोई गलती होगी हो तो मेरे भाई मैं अच्छी बात है, सॉरी करता हूँ। जी तो नहीं बहुत अच्छी बात है आपके, ये बड़े 5 साल में ये पहली दफा ऐसी गुफ्तगू हुई है
चैनल को खराब नहीं करना चाहिए, हम सब एक ही हैं। तो पाकिस्तान के भी ये लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के भी ये लड़ रहे हैं ना, कोई कहता है ये अच्छा, कोई कहता है ये अच्छा है, लेकिन ये भाई साहब ठीक है, हर वक्त एक ही बात करते हैं, ये है ये है, ये उन्होंने किया भाई किया, अगर इन्होंने भी करना है तो फिर हमें कौन सा चाहिए, आप डिसाइड करें। आप तो उसके गीत गाएंगे। ये बात कहता हूँ, एक मिनट, इनकी बात नहीं देखिए आपकी बात हो चुकी है अभी, नहीं इनको देखिए सुनिए नहीं एक मिनट, नहीं हाँ ठीक है, लेकिन देखिए आपकी बात आ गई ना, देखिए आपका मैसेज आ गया है ना, देखिए आपका मैसेज आ गया है ना, देखिए नहीं अब उनके सुनिए, देखिए ऑन एयर अब आपकी बात हो गई, अब इनको अपनी बात पूरी करनी है, फिर आप जी साहब अमेरिका वाले हैं, वो मेरे बड़े प्यारे भाई भी हैं, तो मैंने उनके लिए किया कि जो भी उनके साथ मेरा हुआ या मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग है या उनकी है, तो मैं अगर मेरी गलती है तो मैं मेरे भाई सॉरी करता हूँ। बड़े दिल ऐसे रखना चाहिए, हम सबको एक दूसरे में बड़ा दिल रखना चाहिए, अच्छी बात है जी, आप कहिए हालात पे रोशनी डालिए। अगर ईरान भी ये करे अपनी गलती तस्लीम करके, तो भाई मुझसे गलती है, मेरी जो गर्दन में सरिया ना वो जरा अगर सही हो जाए तो ठीक है। आपने मुल्क की खातर सारा कुछ, दुश्मनी होनी क्या, हमारी दुश्मनी क्या है किसी के साथ, आप होल्ड रखिएगा जी, इन्होंने एक ने आना है, दूसरे ने आना है, तीसरे ने आना है, कोई भी आए जी। अब आप एक ही आलाप करते रहेंगे कि यही होगा यही मुल्क को सही करेगा, नहीं मिलके करेंगे। नकीब साहब घर आप कनाडा में हैं, आपको पता है कि वाइफ भी काम कर रही है, हस्बैंड भी काम कर रहे हैं घर चलाने के लिए, मिलके चला रहे हैं ना, ऐसे ही होता है, मिलके चला रहे हैं ना जी। अगर कर्जे भी हैं तो मिलके उतार रहे हैं। मुझे पता है जो सिचुएशन कनाडा में ना बीवी कभी सैटरडे संडे को ही मिलते हैं, नहीं तो आए काम करके आके सो गए, खाना वाना टाइम ही नहीं है, सिर्फ घर को बचाने के लिए, घर का खर्चा उठाने के लिए। ये पाकिस्तान को भी घर समझे, हर सियासतदान घर समझे, इसको चलाना किस तरह है। बड़ा अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा पैगाम है जी, बड़ा अच्छा पैगाम आप दे रहे हैं कि वाकई हम सबको मिलके उसकी फिक्र, तमाम सब लोगों को मिलके करना चाहिए। ये नहीं कि ये सिर्फ जी इसके ऊपर इमरान ही चलाएगा तो चलेगा वरना नहीं चलेगा, ऐसी सोच जरा खत्म कर दें। बड़ी देर हो गई आपको यही आलाप करते रहते हैं, यही करते रहते मेरे भाई, पाकिस्तान का सोचे, जो भी आए, चोर आए, डाकू आए, पाकिस्तान गरीब आवाम को खाना चाहिए, उनको बिल्डिंग नहीं चाहिए, अच्छी गाड़ी नहीं चाहिए। वो कहते हैं हमारा सारा दिन मजदूरी अच्छी हो जाए, हमें रोटी अच्छी मिल जाए, खाना अच्छा मिल जाए, तो हमारे लिए सब कुछ है। बहुत अच्छी बात कही आपने जी। अशफाक साहब आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? जी नकीब साहब, मैं इमरान खान के दौर में ना कैंसर की दवाई नहीं मिलती थी, ना इंसुलिन की जो होती है टीके जो शुगर के मरीज होते हैं ना सरकारी हॉस्पिटल में। अच्छा तो अभी मैं देख रहा हूँ अपनी सिटी में 2-3 दिन से वो तमाम जो मेडिसिन है वो बिल्कुल फ्री दी जा रही है कैंसर के मरीजों को और जो डायबिटीज के मरीज हैं पाकिस्तान में। यानी जो जरूरी दवाई थी मरीजों के लिए वो बंद कर दी थी इमरान खान ने, लेकिन हमजा शहबाज के आर्डर पे वो दोबारा हॉस्पिटल में मिल रही है गरीब लोगों को। लोग काफी हद तक खुश हैं। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है आपने पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल बताई कि आने वाले वक्त में भी पीएम की हुकूमत बने। चलें बहुत अच्छी बात आपने बताई पाकिस्तान की करंट सिचुएशन। जी हमारे जो कॉलर यहाँ से हैं, जी आप फरमाइए, आपकी क्या राय है? देखें डॉक्टर साहब, हर एक की अपनी अपनी राय है जी ना, मैं किसी के अपनी राय किसी को मुसल्लत करना चाहता हूँ, ना कोई मेरे पे करना है जी। लेकिन ये हो रहा है कि इस मुल्क के हालात को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए जी, किस वजह से बेहतर बनाया जाए, संभाला जाए। मैंने आपसे कहा ना कि ये निगरान हुकूमत फौरन आ जानी चाहिए, केयर टेकर आए, इन सबको किक आउट करे और फ्रेश इलेक्शन हो, 2/3 मेजोरिटी जो भी लेके आता है, whoever got 2/3 मेजोरिटी वो आके मैंडेट, फुल मैंडेट के साथ, और वो तमाम कानून साजी करे, वो तमाम इस्लाहात करे, जिसका इंतखाब होना उसका इंतखाब करे, क्योंकि इंतखाब का अमल फौरन आधे रास्ते रुक जाता है और उसमें कोई नहीं होता है। हाँ, ताकि ये कि अगर मैंने कोई गलत काम नहीं किया तो मैं मतलब फिर मुझे साफ ही होना चाहिए। अगर आपने कुछ नहीं किया या मैंने कुछ नहीं किया और मैं इलेक्टेड हूँ और मैं आ गया इलेक्शन के साथ, अगर कोई एहतसाब का मेरे पे एलिगेशन आता है तो आप एहतसाब करें,
हमारे एहतसाब का अमल होता नहीं है, हुकूमतें गिरती हैं, फिर ये आ जाता है ये जी आप होल्ड रखिएगा जी, आप अपनी बात जारी रखिए जी जी, एक मिनट आप होल्ड रखिएगा जी, आप अपनी बात कीजिए। इन सब के जो मफादात है ना, देखिए आप कोई माने या ना माने, ये चीज मिल रही है, वो चीज मिल रही है, वी डोंट केयर अबाउट दैट। अगर आपको फ्रेश इलेक्शन कराने हैं तो 2/3 मेजोरिटी लानी पड़ेगी पाकिस्तान को संभालने के लिए। अब ऐसी होगा, आपको हर तमाम इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ऐड करना चाहूंगा एक बात यहाँ पे। जी जी जी, उन्होंने कहा है कि हालात जो जिसकी आप कह रहे हैं कि ऐसा हो, उसको वो भी कह रहे हैं, तायद कर रहे हैं कि ऐसे ही हो तो बड़ा अच्छा है। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, राइट जी, हमें पहले ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के बारे में सोचें। हाँ, हम सबको सब लोग के बारे में सोचें। पहले भी हुकूमतें करती रही है ना, ये नवाज जी 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 हुकूमतें रही है ना, हुकूमत जी जी जी, पीएस पार्टी की भी, नवाज की भी, और नवाज शरीफ की हुकूमत में क्यों खराबी आई, तो ये उन लोगों को खुद समझ लेना चाहिए, उनको खुद इस्लाहात करनी चाहिए। क्यों, किस तरीके से क्या हुआ, डिक्टेटरशिप आई है तो क्यों आई थी डिक्टेटरशिप, यानी कोई ना कोई तो गलतियां हो रही होंगी ना इन सब में। हाँ वही ना, मसाइल हल तभी होंगे जब सब एक प्लेटफॉर्म पे जमा होकर सोचे। 2/3 मेजोरिटी आए, फ्रेश इलेक्शन हो, एहतसाब किया जाए उन लोगों का जिनके पर एलिगेशन है, अभी इस वक्त केसेस चल रहे हैं। अदालती निजाम सही होना चाहिए, आपका अदालती निजाम ही सही नहीं है। अभी तो ये देखना है कि ये काम किस तरीके से होगा। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के जो कॉलर में इनसे ये पूछूंगा कि क्या आपको वहाँ इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं, 2-3 दिन में हो जाएगा ये फैसला इसका? जी, आइंदा 2-3 दिन में इस बात का इम्कान है कि इलेक्शन की तारीख का पता हो जाएगा। बिल्कुल नकवी साहब, जो अभी इस वक्त हालात हैं वो मुस्लिम लीग अकेले बोझ नहीं उठाने को तैयार, जैसे कि आपने उन्होंने कहा कि हम तो खुद तैयार हैं इलेक्शन के लिए। इलेक्शन में जा रही है, बिल्कुल इलेक्शन में जा रही है मुस्लिम लीग नून, मुमकिन है 8-10 दिन के अंदर बाकायदा ऐलान भी कर दिया जाए हम जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि इस वक्त बहुत जरूरी है इलेक्शन, जरूरत है जी। क्या होने वाली है, IMF के पास जा तो रहेंगे, लेकिन IMF में जाने का फायदा नहीं ना। देखिए आप नहीं, फायदे के अलावा पता है वो IMF हो या कोई भी, वो भी ये चाहते हैं कि कोई मुस्तकिल हुकूमत हो जिससे कि हम डील करें, कोई भी हो। तो यही तो है ना, उसका वाहिद हल यही है कि जो भी कोई देखिए नया मैंडेट लेकर आएगा वो कम से कम आएगा तो ना एटलीस्ट एक टाइम के लिए, और पूरी कुव्वत से जो भी होगा, जो भी पार्टी होगी, तो उन्हें भी बातचीत के लिए आसानी हो। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं मुझसे बोरो करते हैं तो मैं भी आपके सामने देखूंगा भाई आपकी क्या इस्तात है भी नहीं इतनी कि मैं लौटा सकूं अपना कर्जा जो आप देखो मैं मांग रहा हूँ। जी, मैं देखूंगा कि बिजनेस कैसा आपका है या आप। अच्छा, ये एक और हमारे कॉलर है काफी देर से इंतजार में, मैं आप इजाजत दें तो मैं इनको भी लेता हूँ। जी जनाब, आप सॉरी बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे, फरमाइए। मैं तो ये कहता हूँ कि तमाम जितने भी कैदी हैं, जिसका भी जो जुर्म है, उन सबको छोड़ देना चाहिए। हाँ, लेकिन पाकिस्तान में जो लफ्ज है ना कि किसी का जुर्म जो है और उसे सजा में अगर कोई अंदर है, उसे सबको छोड़ना चाहिए, लेकिन कोई भी किसी भी जेल में नहीं होना चाहिए। उससे अब मसाइल हल हो जाएंगे, मुल्क की माशी भी है, कोई भी जिसमें कोई चोरियां की हुई हैं, सब इस वक्त जो मुल्क की माशी सूरत हाल है, क्या वो उससे हल हो जाएगी? माशी सूरत हाल जो सब पाकिस्तान 2-4 है, कुछ दिन का मेहमान है। जी आप होल्ड रखिएगा। जी आप कहिए अपनी बात पूरी। तो जब आप अपने मुल्क के जो सरबराह हैं, जिनको आप भाग दौड़ मुल्क की देते हैं, उनके ऊपर जब चार्जेस हैं, तो लेकिन इंतखाबात अगर होंगे तो अवाम जिसको भी लेकर आएंगे ले आए बस। मैं मेरी बात कंप्लीट होने दें। जी कीजिए। जो सारे कैदी हैं, कहीं भी किसी जेल में भी जो भी जिस तरह का भी कैदी है, उन सबको आजाद करें। क्योंकि फिर जो आप जो हम तस्दीक करेंगे कि एक तरफ तो आप उनको आप मुल्क की बात दौड़ दे रहे हैं, जिन्होंने पूरा मुल्क को 35-40 साल तबाह बर्बाद कर दिया, और जिनके ऊपर पूरे ऊपर चार्जेस है, सजा याफ्ता है, और आपने उसको छोड़ा हुआ है, मुल्क दे दिया उनके हाथ में, पूरा का पूरा मुल्क तबाह करने के लिए दे दिया, जिन्होंने 35-40 साल चले। तो आपके ख्याल में हाल ये है कि जो कोई भैंस चोर है या कोई मुर्गी चोर है या कोई साइकिल चोर है, उन्होंने क्या कसूर किया? बिल्कुल सही। अदालतों को ताला लगाएं और मुल्क को छोड़ दें ऐसे ही। ये तो सिस्टम ही नहीं कुछ बन सकता ना मुल्क में। ठीक है। इलेक्शन कमीशन को भी ताला लगा दें, क्योंकि वो भी कोई वहां पे जहाँ से इलेक्शन होते हैं, जब तक के आपका वहां से सिलसिला सही नहीं होगा ना। जी आप होल्ड रखिएगा। जी कभी आपने सोचा कि इलेक्शन कमीशन के जो टर्म्स एंड कंडीशन है, कितना पैसा
लगना चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर्टीज की स्क्रूटनी होती है कभी इलेक्शन कमीशन? वैसे तो ये कवानीन तो सारे मौजूद हैं, क्वालिफिकेशन के भी, और वो उनको पहले एहसास से जमा करानी, सारे कवानीन मौजूद है। बात ये कि जब तक हम मिलजुल के, बस अब वही बात है ना, देखिए जब तक हम मिलजुल के बैठेंगे नहीं और ये सारा अपने खुद नहीं डिसाइड करेंगे। सोल्यूशन बता रहा हूँ। हाँ तो चलिए आप आ गया, ठीक है, जितने जहाँ कोई भी सबको छोड़ दिया जाए, चलिए ये आपका बस, चलें ठीक है, चलें ठीक है। ये एक और कॉलर है, इनको मैं पूछता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सा बात कर रहे हैं? जी नकवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? जाफरी साहब, जी जाफरी साहब भी लाइन पर हैं। बहुत देर के, बहुत दोस्त है। जी तो मेरा नाम लेके आप बात नहीं कर सकते, किसी का नाम लेके भी चले नहीं, बात नाम नहीं लेके कर रहे हो, मेरा नाम ना लाए आइंदा, और जी तुम्हारी मेरी कोई दोस्ती भी नहीं है। चले ठीक है, तुम अपने चले मैसेज पहुंच गया, बस ठीक है, ऐसे ही है, ऐसे ही। जाफरी साहब सुने तो सही, जी बाकी रही जाफरी साहब की बात, इज माय ब्रदर, आई डोंट हैव नो हार्ड फीलिंग। चले बहुत अच्छी बात। कॉल हिम सैटरडे पर देयर वाज अ रॉन्ग नंबर, जो 303 उन्होंने एरिया कोड दिया है वो यूनान का है। अगर वो अपना नंबर बोल दें एक दफा और आई कॉल हिम, आई डोंट हैव नो हार्ड फीलिंग फॉर द जाफरी साहब। जी बड़ी अल्लाह, बड़ी मेहरबानी लियाकत भाई। मेरा नंबर है 03, वो चलेगी जी, आप अपने बता दीजिए जी, आप बोल रहे। अच्छा 0322 6479 648 0322 6479 648। बड़ी मेहरबानी जी, अपना लियाकत भाई। ये लाइन पर एक और, फिर उसके बाद आप लोगों को मैं पूछूंगा। जी हाँ फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बात कर रहे हैं? जी नदीम बात कर रहा हूँ। जी नदीम साहब, जी। अच्छा एक बात कहनी थी, देखें ये सारी चीजें होती रहेंगी, गवर्नमेंट आती जाती रहेगी, लेकिन जिस तरह खान साहब ने कल की तकरीर में बोला कि उनकी जान को खतरा है, तो इस गवर्नमेंट को भी जो है बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। सीरियसली लिया उन्होंने। नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि उनकी जान की पूरी हिफाजत उनको पूरा प्रोवाइड किया जाए। नवाज शरीफ साहब ने कई स्टेटमेंट आया है कि उनकी पूरा स्क्वाड उनको फराहम किया जाए, उनको पूरी। जी खान साहब की जिम्मेदारी क्या बनती है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैंने वो रिकॉर्ड करके रखी है वीडियो, तो वो एविडेंस जाके आप FIR, सबसे पहला जो हक बनता है शहरी का, वो FIR कटवाएं, ठीक है, क्योंकि उनकी जान को खतरा है। दूसरी बात ये है कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो मुख्तलिफ इदारे जो है ना, उनको एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है, वो कर भी रहे जैसे आपने कहा कि, और उस पर JIT बननी चाहिए, ठीक है। JIT बनेगी, अदालत कॉल करेगी, फिर खान साहब जाए वहां पे और वहां जाके अपना दिखाएं ये सबूत। ऐसे लोगों को बेनकाब होना चाहिए, ठीक है। और मैं उस्मान डार का इंटरव्यू देख रहा था, वो कहते हैं कि सियालकोट के जलसे में कोई किराए के कातिल भी। अच्छा जी सब जी मैं देखता हूँ, ठीक है जी। तो ये चीजें सामने लानी चाहिए, खुदा ना खास्ता कल को खुदा ना करे कोई हमला ही हो जाता है, जी तो फिर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। जी चलें ठीक है, आपकी बात हो गई जी। पहले ही उसको जो है आप वो कर रहना चाहिए, ठीक है, तदारुक होना चाहिए। जी आप होल्ड रखिएगा, जी आप अपनी बात जी आप फरमाइए। जी इमरान खान के 2 फोन जनाब अली अपना ये जलसे में निकल गए हैं, चोरी हो गए हैं। अब ये देखें कि उधर नून लीग आई थी, उधर पीपल्स पार्टी आई थी, यहाँ फजल रहमान के उधर स्टेज पे थे। किसने चोरी की है? जो इसने रिकॉर्डिंग की थी ना, उसमें तो हो सकता है इसी के बंदे ने, किसी ने रखा होगा कि देखे रिकॉर्डिंग में कौन कौन से नाम आते हैं। अल्लाह ना करे अब जब ये अल्लाह ना करे, पहले मैं कह रहा हूँ किसी कॉलर को ज्यादा दुख नहीं होनी चाहिए, ये कल मर जाता है तो बाद में हमें पता चलेगा जी कौन कौन अनवाल था, कौन कौन इसको मरवाने के हक में था। ये आज क्यों नहीं कह देता, पहले क्यों नहीं कह देता? जगह जगह जलसे कर रहा है, पैसे खर्च कर रहा है, ये कहाँ से फंडिंग हो रही है? किसी ने कभी ये सोचा है मुल्क को सही करते हैं? अगर इतना ईमानदार आदमी है, इतना अच्छा आदमी है, तो जितना पैसा ये जलसे जुलूसों में लगा रहा है, लोग फ्री नहीं आ रहे। लोग आजकल इधर भी, आप पाकिस्तान में आए, कोई भी कनाडा में भी ऐसा है, कोई भी एक छोटा सा भी काम कराना हो तो पैसे लेते हैं।
फ्री कोई नहीं करता। तो ये तो मुल्क की खातर आप जितना पैसा वो लगा रहे हैं लगाए ना इधर पाकिस्तान में गरीबों को दे। ये क्या कि पैसा इतना लगा के जल्द से जुलूस करके मिलना भी कुछ नहीं है। इलेक्शन है, इलेक्शन है, इलेक्शन, अल्लाह करे खैर और खैरियत से इलेक्शन भी हो, लेकिन इनको किसी के ऊपर इत्मीनान भी करना चाहिए, अदालतों के ऊपर इत्मीनान करना चाहिए। इलेक्शन कमीशनर अब इनकी मर्जी का आएगा जी, मेरी मर्जी का ये ले आओ, वो कहेंगे जी ये नहीं अच्छा मेरी मर्जी, किसी ना किसी के ऊपर इत्मीनान तो करना पड़ेगा ना। इलेक्शन कमीशन का जो तरीका है कानून में है वो ये है कि दोनों अपोजिशन और हुकूमत दोनों मिलके कोई एक नाम फाइनल करती हैं और उसी पर ही फिर वो इलेक्शन कमीशन अब जो है तरीक़ेकार जो है दस्तूर हमारे कानून में, पाकिस्तान के दस्तूर में वो यही है। और इसी तरह मेरा ख्याल है होगा भी और होना भी चाहिए। कोई ना कोई ऐसा न्यूट्रल जो भी होंगे जिनको बनाया जाएगा, तो तरीक़ेकार जो उसमें है हमारे पाकिस्तान के आइन में उसी के हिसाब से वो किया जाएगा। लेकिन इंशाल्लाह ये है कि जल्द से जल्द किसी तरह बेहतर सूरत हाल पे पहुंचे वहाँ पर हम लोग। और जी कुछ ऐड करेंगे अशफाक साहब आप इसमें और कुछ चीज़? जनाब बात मैं ये ऐड करना चाहूंगा नकवी साहब कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा गैर जानिबदार आदमी है, किसी पार्टी को वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इमरान खान को यही तकलीफ है कि ये हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि वो मेरिट पे कर रहा है सारा काम। वो ना तो नून लीग का ना पीटीआई का, वो गैर जानिबदार है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और इस चीज से इनको ये तकलीफ हो रही है कि वो खुद उसकी निगरानी कर रहा है, फॉरेन फंड केस की समात वो खुद को कर रहा है। लेकिन पता है अगर आप पाकिस्तान का आइन देखें ना, पाकिस्तान का आइन ये देखें तो उसमें ये दिया हुआ है कि जब असेंबली तोड़ी जाएगी, खत्म की जाएगी, तो उसके लिए जो नया इलेक्शन कमीशन का जो बनाया जाएगा उसमें तरीक़ेकार ये दिया हुआ है। तो अगर तो असेंबली तहलील होती है और उसके बाद जो है तो अपोजिशन जो भी इस वक्त जो भी चंद वहाँ पर लोग बैठे हैं या व्हाटएवर, उसका तरीक़ेकार वही होगा कि हुकूमत और अपोजिशन वो मिलके वो अपना नाम कोई फाइनल करेंगे और वही बनाया जाएगा जो पाकिस्तान के आइन में दर्ज है, वो ये होगा। तो इसलिए तो कोई ना कोई तो चेंज तो होगी। देखिए लखवी साहब आपको शायद याद नहीं है, आपने शायद सुना नहीं होगा या पढ़ा नहीं होगा कि सिकंदर सुल्तान राजा इमरान खान ने नाम दिया था, शीरी मजारी ने, इनकी मर्जी का है। हाँ, नहीं, मैं बता ही रहा हूँ कि होता ये तरीक़ेकार है ना। अगर जिस वक्त असेंबली तहलील होती है उसमें ये डिसाइड होता है उस वक्त। तो अगर तो असेंबली इस वक्त तहलील होगी तो उस वक्त फिर ये चीज वही जो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ये नहीं है किसी को इत्मीनान है या नहीं है, जो तरीक़ेकार है वो वही है। जी आप कहिए। डॉक्टर देखें आपने बिल्कुल सही कहा कि जब भी असेंबली तहलील हुई है तो आपको इलेक्शन कमीशन को चेंज करना पड़ता है, वो होता है तरीक़ेकार है। अच्छा अगर देखें अगर सब मिल बैठ के ये कह देते हैं कि ठीक है हम कर देते हैं, तो इसमें क्या कबात है बता दें मुझे। नहीं कर देंगे, देखिए होगा ही। देखिए इस वक्त जो मुल्क सब ने रियलाइज कर लिया कि मुल्क की जो माशी सूरत हाल है वो मुल्क में इंतशार फैले, नहीं कोई भी नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। इसीलिए सब मिलके अब यही है कि किसी हल की तरफ जा रहे हैं। मेरा सिर्फ पॉइंट ये था सब इसी वजह से ये चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ ये सब ये कह डिसाइड ठीक है जिस तरीके से बहुत जल्दी हो रहा है, बहुत जल्द होने की। मसला ये है कि अनरेस्ट करना चाहते हैं पूरे मुल्क को। नहीं लेकिन अब बेहतरी की सूरत हाल कुछ नजर आ रही है कि एक बस में ये मेरी ख्वाहिश थी कि जल्द से जल्द कुछ किसी नतीजे पहुंच के और इसको आगे मूव शुरू हो मिलजुल के। नहीं देखिए ये लास्ट को करना पड़ेगा और मुल्क की खातिर करें और ये सब जोड़ के जो भी डिसाइड हो जी इस चीज को अगर एक ही ऑब्जेक्शन अगर एक कहता है तो उसको मान के चेंज कर दे, पाकिस्तान की खातिर ही कर दे। मेरे भाई नकवी साहब अगर एक भाई की बात मान लें तो कुछ पार्टी ये भी कहती थी कि जनरल बाजवा को तस्वीर नहीं देनी चाहिए, तो क्या वो भी मान लेते? अगर कहते जी चीफ जस्टिस ये नहीं होना चाहिए, क्या वो भी मान लेते? अब इलेक्शन कमिश्नर है ये भी मान लेते? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। वो तो देखिए वो उस वक्त की राय थी कि बीच टेन्योर की बात अगर हो रही है तो वो तो अलग बात है। लेकिन अभी जो इस वक्त जो सिचुएशन है ना, तो वो तो ये है कि इस वक्त इतने खतरनाक मसाइल में मुल्क घिर चुका है कि जब तक सिंसियरिटी के साथ सब नहीं मिल बैठेंगे और कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालने की बातें हो रही है ना कि भाई क्या करें, तो उसके लिए इस वक्त मैं सच बता रहा हूँ आपको कि आगे जो 10-15 दिन है, 2 हफ्ते हैं, ये मुल्क को अल्लाह ताला हमें पाकिस्तान की हिफाजत करे और ज्यादा दुआ नकवी साहब एक सेकंड में भाई लियाकत भाई को बता दूं। लियाकत भाई आप 01192 फिर 0 नहीं लगाना क्योंकि मोबाइल का नंबर है, फिर आपने 322 मिला के तो फिर मेरा नंबर मिल जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू। ठीक है उन्होंने सुन लिया होगा। जी।
तो ये डॉक्टर ये है ना, ये इन सब हालात का जिम्मेदार पूरी पार्टियां ही हैं इस वक्त ना। देखें, हाँ जाहिर है सबसे गलतियां भी होती है, अच्छे काम भी होते हैं, हर एक कोई इंसान देखिए पीटीआई को नहीं, आज एमक्यूएम और ये भी सब पार्टियां यही कह रही हैं कि हमारे इनको चाहिए फ्रेश अपना इलेक्शन कराएं और फिर जो भी आती है वो हुकूमत को संभाले, लेकिन तमाम वो जो इस्लाहात करनी है, जो तमाम करना है वो चीजें फिर वो कंट्रोल करें। ये नहीं हो कि अब हुकूमत भी आ गई है, फिर कंट्रोल भी कुछ नहीं हो रहा है, तमाम आवाम भी वो हो रही है, बदन हो रही है, तो ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी आने वाली हुकूमत को। नहीं नए मैंडेट के साथ तो जो भी आएगा तो पब्लिक भी जो पब्लिक उसे लेके आएगी ना, तो वो देखिए सब पब्लिक मानने के लिए भी तैयार होगी और वो उन पे भी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आए होगी। ये तो फितरी है, एक नेचुरली बात है कि इत्तेहादी में जो होता है कोई ना, हर एक के दिमाग नहीं मिलते, वो तो सिर्फ उन्होंने इस वजह इत्तेहाद किया कि देखिए इस हुकूमत को हमें हटा के और नए इलेक्शन कराने हैं। अब जैसी सीट टेक ओवर किया है तो वो उसमें सारी चीजें जब समझ नहीं पा रही हैं तो अब वही हो रहा है कि जी अब इलेक्शन में हमें जाना है। अगर आप हुकूमत में थे तो जब वो हुकूमत में तो कहते थे कि इलेक्शन ये आप जलसे क्यों कर रहे हैं, ये तो हुकूमत ही है। अब इस वक्त जब इनकी लेकिन तीन बड़ी पार्टी है ना, उनमें आपस में कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं हो रहा है, उन्होंने वो तीन बड़ी पार्टीज में नहीं हो रहा है, तो ठीक है, उनका हक है। हर एक पार्टी अगर इंडिपेंडेंट लड़ना चाह रही है तो जरूर लड़े। जैसे पीएस पार्टी ने ये कहा, उन्होंने कहा कि हमारा किसी से हम इंतखाबी इत्तेहाद का हमारा नहीं प्रोग्राम है, इरादा नहीं है, तो ठीक है। मतलब पॉइंट ये है कि इंडिपेंडेंट होके आएंगे और फिर देखते हैं अवाम जिसको भी मैंडेट दे। जी कौन साहब है लाइन पर? जी कौन? जी मैं ये कह रहा हूँ, अभी बात हो रही थी कि इलेक्शन कमीशन तो आजाद है, इलेक्शन कमीशन को इमरान खान ने नहीं, ये बाजवा साहब ने लगवाया है। नहीं, बल्कि उसमें भी तरीक़ेकार देखिए, दस्तूर में तरीक़ेकार है, उसके मुताबिक ये है कि अगर कोई इख्तिलाफ कोई डिसाइड ना हो चुके दोनों अपोजिशन हुकूमत में, तो फिर वो कौन से को भेजा जाता है, वहां से नाम आता है। इस वक्त ये था तो ये बाजवा साहब के कहने पे लगाया गया था, तो फिर वो बाहर से नाम पूछा जाता है तो वो नाम आया था। बहरहाल ये भी हकीकत है, लेकिन हम तो आइंदा की बात कर रहे हैं। जी 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 अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि यूसुफ रजा गिलानी क्यों इमरान खान कह रहा है? यूसुफ रजा गिलानी के बेटे का ओपन एंड शट केस था, उसमें तो मतलब फौरन डायरेक्ट सजा होनी चाहिए थी, मतलब सब सामने आ गई, वीडियो सामने आ गई। मैं सारी बातों से आपके अगर एग्री भी कर लूं, लेकिन मैं पता है इस वक्त मसला ये है कि इस वक्त सारी बातों से एग्री भी कर लूं, लेकिन मसला सबसे बड़ा ये है कि अभी तक लोग वहां तक नहीं पहुंच पाए कि पाकिस्तान किस खतरनाक सूरत हाल से इस वक्त दो चार है। अभी उसका देखें नकवी साहब, ये सब आपस में लिंक हैं, ये चीजें नहीं लिंक तो है, लेकिन बात ये कि अगर हम आपस में अभी तक उलझे रहेंगे ना तो यकीन जानिए नहीं, तो उलझे तो देखें, मैंने तो आपको एक मशवरा दिया ना कि सारे जितनी भी जेलें वो खोल दें और चलिए ताले लगा दें, क्योंकि जब आप ऐसे लोगों को ला के बिठाएंगे हुकूमत करने के लिए, उनका माजी। चलिए आपकी राय है, चलिए आपकी राय है और उसका एहतराम। चलिए आप मुझे अंदाजा करें कि इस वक्त बगैर अपोजिशन के ये पाकिस्तान में ही हो सकता है सिर्फ, और दुनिया में कहीं नहीं होता। लेकिन सियासी हालात से ज्यादा इस वक्त सियासी हालात से ज्यादा माशी सूरत हाल इंतहाई गंभीर है मुल्क के लिए। लोगों को सोचना चाहिए, जिन लोगों ने सब सोचने में मजबूर हो गए, सब जो सोचने में मजबूर हो गए और सब मिल बैठ रहे। मेरा ख्वाहिश ये थी कि जल्द से जल्द ये फैसला हो और कोई बेहतरी हो, क्योंकि अभी वो छोटे छोटे इकदाम से कुछ नहीं हम कर सकते। जी जी चलिए, अल्लाह विदा करेगा, फिर दोबारा चलिए। आपकी मईशत बिल्कुल डूब रही है उसमें, तो बस अब ये वक्त नहीं है कि हम एक दूसरे को इल्जाम दें या कुछ करें। इस वक्त तो इस यहाँ से सिचुएशन से निकलना है और इंशाल्लाह निकल जाएंगे। मेरी तो अल्लाह की ज़ात से बड़ी उम्मीद भी है। चलिए ठीक है ना, चले अभी फिर दोबारा एक ब्रेक का टाइम हो रहा है हमारे, फिर मैं दोबारा फिर हाजिर होता हूँ, फिर आप लोगों से गुफ्तगू। जी जी ब्रेक। सियासत से तिजारत तक, सबसे पहले घबराना नहीं, तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं, सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर।
दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई मुमालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं खूबसूरत विजिटिंग कार्ड, साइन बोर्ड्स, बिल बोर्ड्स, तो कॉल कीजिए अमनदीप सिंह को 416-577-5128 416 डिजिटल साइन। आवाज एंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट के साथ। कॉर्पोरेट इवेंट्स हो या शादी की तकरीब, बर्थडे एनिवर्सरीज हो या हो बेबी शावर, और अगर आप चाहते हैं स्टूडियो सेटअप, रेंटल बैकड्रॉप्स, हार गजरे या पार्टीज के लिए फ्रेश फ्लावर अरेंजमेंट्स, देन कॉल आफिया खान at 416-628-7849. Essence Event Decor, creative, elegant and unique. GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। सियासत से तिजारत तक, सबसे पहले घबराना नहीं, तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं, सेहत से सनत तक, चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे, सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हैं और बड़ी अच्छी, आज बड़ा मज़ा आ रहा है गुफ्तगू में, क्योंकि मसाइल पे पाकिस्तान की बात हो रही है और बड़ा सारी कॉलर जो दिलचस्पी भी ले रहे हैं, अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान से जो हमारे साथ कॉलर हैं उनको मैंने होल्ड कराया हुआ था। जी शुरू कीजिए, जी आप बताइए अपनी राय। जी पाकिस्तान से, जी बोलिए आप। जब जी अशफाक साहब जी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, आप ऑन एयर हैं, आप ऑन एयर हैं। नकी साहब, ये साहब अभी कह रहे हैं कि जेलें खोल दें, ये कर दें, ये किस तरह की बात है? उनकी राय है कि वो समझते हैं कि बड़े लोगों को नहीं छोड़ दिया जाता है, छोटों को नहीं, तो उनकी राय थी कि छोटों को भी छोड़ दिया जाए। फिर अब उनकी राय थी, मैंने कहा चले ठीक है। वो समझते हैं करप्शन तो इसकी हुकूमत में यही काम पाकिस्तानी सारी उम्र मेहनत मजदूरी करता है, वो 1 करोड़ भी अपनी सारी जिंदगी में नहीं कमाता, और गोगी जैसी औरतों को ये तोहफा देता है वज़ीराना बन के, वो करप्शन कर रही है इसकी बगल के नीचे। करप्शन तो इन लोगों ने शुरू किया ना, इनका एहतसाब होना चाहिए, इनको जेल में डालना चाहिए। तो ये मेरा उनको भी वही जवाब था। मेरा ये कहना था कि देखिए इस वक्त तो मसाइल हैं इतने बड़े, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान अल्लाह ताला हिफाजत करे और हम ऐसे इक़दाम करें कि मुल्क इस क्राइसिस से निकले। तो इस वक्त तो ये बातें, बहरहाल मेरी तो ये राय उनसे भी यही थी कि देखिए इस वक्त हम इन चक्करों में पड़े, पॉलिटिकल मसाइल से ज्यादा इस वक्त जो है सबसे बड़ा मसला जो है ना वो उसका। नकवी साहब अगर इमरान खान के 2 फोन चोरी हुए हैं तो फिर सारी पीटीआई को अंदर दे देना चाहिए ना, चोरों को पकड़ना है, चोरों को कहाँ से चोरी हुए, क्या उनके घर से? ये जलसे कहाँ से चोरी हुए? उनके घर से या उनके जलसे में कहीं चोरी हुए? कहाँ से चोरी हुए?
جی جو فون چوری آپ جو کہتے ہیں ابھی اینکر شروع ہوئے تھے چینلوں پہ کہ اگر جو آدمی اپنے فون کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ پاکستان کی کیسے کرے گا؟ نہیں میں نے بھی خبر سنی تھی بے شک، لیکن مجھے نہیں پتا کہ کس جگہ سے ہوا ہے. تو آپ بتا رہے ہیں کہ جلسے میں سے ہوئے ہیں چوری؟ جلسے میں اسی کے آدمی بیٹھے تھے نا، ادھر کسی اور پارٹی کا تو اسٹیج پہ نہیں نا جا سکتا. نہیں میرا خیال یہ تھا کہ شاید ان کے گھر سے، نہیں میرا خیال تھا کہ شاید گھر سے چوری ہو گئے. سارے جلسے میں یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کا سمندر آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، ادھر بھائی چور بھی ہیں، ڈاکو بھی ہیں، لٹیرے بھی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو تماش بین ہوتے ہیں، وہ سارے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ سارے پی ٹی آئی والے ہوتے تو پھر یہ فون چوری نہ ہوتے. نہ یہ خبر میں نے بھی سنی تھی کہ یہ کوئی کالر ایک اور آ گئے ہیں، ان کو بھی میں لیتا ہوں. جی آپ کی کال اس وقت ڈراپ ہو گئی تھی، سوری آپ بتائیے کیا حال چال ہے؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کے کالر کو بھی سلام جعفر بھائی. جی 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 سب. اچھا جی دیکھیں جی بات یہ کہ یہاں پر کچھ فرمائشی کالر بھی آ رہے ہیں. فرمائشی کالر سے مراد؟ نہیں فرمائشی کالر سے کیا مراد؟ فرمائشی کالر سے مراد یہ کہ فرمائشی حکومتیں بنانے کی. اچھا میں نے چلیے آپ کی رائے ہے. جی آپ کی رائے ہے. ہاں جی ہاں تو میری رائے تو یہی ہے نا، نہیں آپ کی رائے، ہر ایک کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے. جی آپ کہیے. جی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے. اچھا دیکھیے پہلے بات تو یہ ہے کہ 2/3 میجورٹی کی جو ہے نا وہ آ بھی نہیں سکتی، امام نیازی کی کبھی نہیں تو کسی اور پارٹی کی آ سکتی ہے، کسی اور پارٹی کی تو آ سکتی ہے لیکن ان کی نہیں آ سکتی ہے. ٹھیک ہے نمبر کس کی؟ دیکھیے آپ نے آواز سن رہے ہوں گے، ہمارے دوسرے کالر ہیں وہ کہہ رہے ہیں میاں صاحب کی، تو آپ کے خیال میں کیا پی ایس پارٹی کی یا ان کی نون لیگ؟ میاں صاحب کی آ سکتی ہے. اچھا اس لیے کہ پنجاب میں جتنا انفلوئنس اور فیمل این کا کسی پارٹی کا نہیں ہے. ٹھیک ہے تو میں جس سے پنجاب میں ون کر دیا اس نے پاکستان میں ون کر دیا. ٹھیک ہے نمبر ہے. جی نمبر ہے. اچھا دوسرا یہ اور رکھیے گا یہ. ہاں جی میاں صاحب کا ایکسپیرینس بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے نا، معیشت کو چلانے کا، حکومت چلانے کا، ایک تو یہ پلس پوائنٹ ہے. تیسرا یہ کہ میاں صاحب کے ساتھ ایک بہت اچھی ٹیم کی ہے. ٹھیک ہے سارے کے سارے اچھے لیڈر ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا جہاں تک امام نیازی صاحب کی بات ہے، انہوں نے تو 4 سال میں جو بیڑا غرق کیا ہے اسی کا خمیازہ ہم لوگ ابھی تک بھگت رہے ہیں. دیکھیے تو 2/3 میجورٹی والے تو آپ بات نکالتے وہ آ نہیں سکتی ہے. اچھا میرا کوئی کوشچن اگر میں سوری ٹو انٹرپٹ یو، اگر یہ جو ابھی جو مطلب حکومت ہے اس وقت، کیا وہ اس کرائسس سے ہمیں نکال سکتی ہے؟ جو اس وقت کرائسس سے بالکل نکال سکتی ہے لیکن اتنا آسان نہیں ہے. کرائسس ہم فوراً، لیکن اگر اچھی ٹیم ہے تو وائی ناٹ؟ نہیں اتنی جلدی نہیں نکال، اس لیے کہ جو عمران خان نیازی صاحب نے بویا ہے نا اب وہ جو ہے نا وہ عوام کاٹ رہی ہے اس کا. نہیں تو لیکن یہ کہا جا رہا ہے ان کے لیے کہ 1.5 سال، جیسے زرداری صاحب کہہ رہے ہیں 1.5 سال پورا بھی اسمبلی میں مدت باقی ہے تو پورے ان کو ٹائم دیا جائے. بالکل ٹائم دینا چاہیے ان کو، بالکل ٹائم دینا چاہیے اس کے اندر. بالکل 1.5 سال کیا میں نے کہا تھا 3 سال بھی ان کو دینا چاہیے. نہیں اسمبلی کی مدت کی وہ بات کر رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے 1.5 سال کا، نہیں تو کیونکہ جو مدت باقی ہے اس پہ کہا ہے. جی بالکل دینا چاہیے، 1.5 سال پورا ان کو دینا چاہیے. اس کے بعد جو حالات کیا ہوتے ہیں وہ پھر دیکھ کر پھر فیصلہ کرنا چاہیے. لیکن بہرحال اور میں بتاؤں کہ الیکشن اس کا حل نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں الیکشن حل نہیں ہے. کیا حل ہے؟ کہ معیشت جو عمران خان نیازی صاحب نے کر دی ہے وہ تو آپ بینکرپسی بھی تقریباً چلے گئے، یہاں پر ریزرو ختم کر دیا. ٹھیک ہے یہ حکومت ابھی 1 مہینے پہلے آئی ہے نا، آپ 4 سال کی بات کریں تو 4 سال میں انہوں نے جو کیا ہے وہ تو بس سمجھے کہ آخری کام جو انہوں نے لگا دیا پاکستان کا عوام کا. تو ابھی اس حکومت کو 1.5 سال چلنا چاہیے. اچھا وہ کہتے ہیں کہ جو میں تو 30 سال کی بھگا میں نے بھگتا ہے، یہ اب جو گورنمنٹ کہتی ہے وہ کہتی ہے 4 سال کا ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. تو اس طرح مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس طرح سے حالات ٹھیک ہونے کی کچھ امید ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں آپ ہم 4 سال پہلے گیا تو اس سے پہلے آپ بتائیں ہماری معیشت صحیح تھی، عوام بہتر حالات میں تھے نہیں ہے نا، ہر چیز افورڈیبل تھی، ہر بندہ افورڈ کر رہا تھا. لیکن جب سے یہ حکومت آئی ہے، سلیکٹڈ حکومت آئی ہے نیازی صاحب کی، اس کے بعد ہی سے تو پاکستان کا بیڑا غرق ہوا، نیا پاکستان کا. ٹھیک ہے اس کے بعد ہی تو معیشت خراب ہوئی ہے، اس کے بعد تو یہ ادارے خراب ہوا ہے. آپ بتائیں پی آئی کی باتیں اگر کر دیں، پی آئی اس کو خسارے پہ چل رہی ہے، 4 سال سے 500 ارب خسارے پہ چل رہی ہے. آپ بتائیں 4 سال میں کیا کر دیا، ہر ادارے نے خسارے میں کر دیا. سب سے زیادہ تو انہوں نے بھیک مانگی ہے. تو آپ بتائیں کہ آپ کا کوئی سسٹم پاکستان 75 سال ہو گئے کوئی سسٹم کامیاب ہوا؟ دیکھیں نہ پارلیمانی آپ کے پاس جو ہے نا سسٹم کامیاب ہوا، نہ صدارتی اور نہ ماشاء اللہ. تو بھائی آپ کا یہ حال ہے اس وقت. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ
यही एक आखिरी है कि इलेक्शन इसका वो नहीं है नेमुल बदल, इलेक्शन से कुछ नहीं हो सकता है। मैं बताऊं, आप 1.5 साल तक इस हुकूमत को दें, 1.5 साल के बाद फिर आप बात करें इलेक्शन का। लेकिन वो हुकूमत तो खुद ही कह रही है, नहीं हुकूमत खुद ये कह रही है कि चले हम तो तैयार हैं, नए मैंडेट के साथ आएंगे और फिर हम पूरी क़ुव्वत से काम करेंगे। तो अगर नया मैंडेट आ जाता है तो उसमें कोई ठीक है, अगर इसमें क्या हरज, क्या हो गया, कुछ हरज है? देखें मैं तो अभी तो मेरे ज़हन में तो ऐसा कोई नहीं कि नया मैंडेट आएगा, ठीक है। और ये हाल, जी आप होल्ड रखिएगा, जी आप अपनी बात जारी रखिए। जी जी, ये इमीडिएट इलेक्शन हल नहीं है। आप देखिए, जी आप होल्ड रखिएगा, आप अपनी बात जारी रखिए। जी जी जी, आपको टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। अभी हम IMF के पास जाएंगे, ठीक है, दूसरे मुल्कों में जाएंगे, आप बात करेंगे, ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है। आप 1.5 साल दें, 1.5 साल तक एक बार फिर आप इलेक्शन पे हैं, जब आपकी सूट कुछ बेहतर भी हो जाएगी। अभी फौरन आप करेंगे, इसमें आप पता है क्या, आप देखें नियाज़ी साहब बहुत रिजिड पर्सनैलिटी है, उनकी रिजिडिटी आप ये देख रहे हैं कि ना तो मिलना चाहते हैं किसी चीज से, वो कहते हैं बस मैं हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है, हुकूमत आएगी तो मेरी आएगी, किसी की नहीं आएगी, सारे के सारे चोर हैं, सारे डाकू हैं। तो अगर इस किसी की पर्सनैलिटी रिजिड पर्सनैलिटी है तो इसमें अलावा आवाम को मतलब नुकसान उठाने के लिए इसके अलावा फायदा आवाम को कुछ नहीं होगा। खुद PTI ने क्राइसिस के अंदर है, PTI क्या कर लेगी अभी आकर बताइए, जब 4 साल से कुछ नहीं करी तो क्या करेगी? तो बात ये कि ये तो खाना जंगी चाहते हैं, ये हकीकत में कोई शक नहीं है, ये नियाज़ी साहब तक फितना बन चुके हैं, ठीक है। तो आप जो हालात जो चल रहे हैं ये वही जा रहे हैं जी, आप होल्ड रखिएगा, जी आप अपनी बारी जारी रखिए। श्रीलंका वाले हालात चाहते हैं ये, इसके अलावा कुछ नहीं चाहते PTI के पास, तो मतलब सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं है, इलावा मुल्क को बिगाड़ने के लिए, आवाम को खराब करने के लिए, आवाम की जिंदगी खराब करने के लिए, इदारों को खराब करने के अलावा PTI के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। चले सोल्यूशन होता 4 साल में कर लेते ही। ठीक है, चलिए हमारे एक और कॉलर है, इनसे पूछते हैं। जी आप कहिए, आपके होल्ड किए हुए थे आप। जी नकवी साहब, फैसल बहुत अच्छी बात कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम। वो तो खुद छोड़ के भागने लगी है, भागने लगी है, पीपल पार्टी संभालना नहीं चाहती, तो और कौन संभालेगा? कौन वो रहेगी? इमरान ही संभालेगा सर, ये तो दोनों छाड़ के भाग रहे हैं। वो अपना जरदारी साहब हाथ नहीं पकड़ा रहा है, भागने वाले हैं। ये एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन तो ये हैं दोनों। इमरान का तो सिर्फ नाम लगे है, वो संभालना चाहता है तो उसको संभालने से। फैसल लव यू मैन। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। जी आप फरमाइए, उसके बाद में पाकिस्तान से कॉलर है उनको लेता हूँ। आप फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बात कर रहे हैं? जी मैं अली अर्ज कर रहा हूँ टोरंटो से। जी अली साहब कैसे हैं? जी फरमाइए, क्या राय है आपकी? देखिए राय, खान साहब को एक चीज सोचनी चाहिए। देखिए जो इलेक्शन हुआ ना 18 का, जिसमें खान साहब इलेक्ट हुए, जी उस इलेक्शन में जो कौम ने कॉस्ट पे किया 22 अरब रुपए का था, उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने जो डिक्लेयर किया। इलेक्शन तो होने ही होने हैं 5 महीने पहले या 6 महीने पहले, लेकिन खान साहब देखें एक जमाने में धरने में कहते थे एम्पायर की उंगली उठने वाली है। स्पोर्ट्स में स्पिरिट का मुजाहरा करें ना, पार्ट ऑफ गेम है। अगर आदमी एतमाद होगी, क्या आप अपोजिशन में बैठकर आप कौम की खिदमत नहीं कर सकते? एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होना भी तो एक तरक्की याफ्ता मुल्क के लिए जरूरी होती है ना। तो ये अपोजिशन में जाने से क्यों घबराते हैं? नहीं, उनका कहना ये है, वो उनका कहना ये, मुझे इस पे एतराज नहीं कि अदम एतमाद आई, एतराज उन्हें इस बात पे कि एक बैरूनी बकौल उनके, मैं अपनी कोई राय नहीं दे रहा हूँ, उन्हीं का बता रहा हूँ कि उन बैरूनी एक साजिश हुई है। ये उनकी राय है, मेरी इससे वो नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उनका ये कहना है कि अगर अदम एतमाद आती ठीक है, लेकिन चूंकि वो एक बैरूनी साजिश के तहत आई है, इसलिए हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। ये पॉइंट था जी। वो बैरूनी जो साजिश का वो जिक्र करते हैं ना कि मैं रशिया गया, जो भी वो कहानी सुनाते हैं, तो रशिया में आप कौन सा वहाँ पे वो देखे ना, भुट्टो साहब गए रशिया से जब दोस्ती का हाथ बढ़ाने, तो उन्होंने आपको स्टील मिल गिफ्ट की ना, रशिया ने टोकन दिया ना दोस्ती का। तो खान साहब जब गए सऊदी अरब, उसने टोकन दिया, घड़ी इन्होंने घड़ी भेज दी। तो देखें, या तो आप रशिया में बहुत स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट्स कर रहे हैं ना, बकौल उनके कि तेल गैस और गंदुम के 30% कम पे कीमत में मैं खरीद रहा था। नहीं, जबानी तो कुछ कह देना, मुफ्त भी वो कह सकते हैं दे रहे थे। तो देखें, अगर वो कह रहे थे तो आप एग्रीमेंट करते ना वहाँ बैठ के। आपने देखे LNG पर खाकान अब्बासी को, और वो कितना दलेर आदमी है, उसने देखे कोर्ट में नैब को कहा कि ये जो भी है सही है गलत है, मैं जिम्मेदार हूँ, सरकारी अफसर को तंग ना किया जाए, और वो जमानत नहीं कराता था। और देखें फिर वही LNG का, अब तो ये शर्म आनी चाहिए इनको, इन्होंने प्लानिंग नहीं की, महंगी LNG खरीद कर कौम को बिजली महंगी दे रहे हैं, और आपकी इंडस्ट्रियल कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट बढ़ गई है। तो ये इन्होंने क्या ऐसा कमाल किया है? बैठ गए अपोजिशन में, क्या फर्क पड़ता है?
वही बस यही बात हो रही है आज हमारे ज़्यादातर कॉलर। जी बहुत शुक्रिया आपकी राय का। जी जनाब, पाकिस्तान, जी बहुत शुक्रिया। जी पाकिस्तान से हमारे कॉलर, जी फरमाइए। हेलो, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान से जो कॉलर थे उनकी लाइन ड्रॉप हुई है। तो बात ये हो रही थी अभी जो हमारे जितने कॉलर्स थे उनका मोस्टली कॉलर्स का ये कहना था कि वाकई जब तक मिलजुल के बैठ के कोई हल नहीं निकालते पाकिस्तान की इस वक्त नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। अच्छा, कुछ हमारे कॉलर्स का ख्याल ये था कि नहीं जी, इसको मुद्दत, जैसे फैसल साहब उन्होंने कहा कि इसको मुद्दत पूरी करनी चाहिए और इनको पूरा अपना टाइम पूरा करके जो भी इस्लाहत लानी है वो लेकर आएँ और करें। जबकि मैंने हमारा मतलब जो सूरत हाल पाकिस्तान में दिख रही है वो ये कि इस वक्त पार्टीज खुद भी तैयार नहीं है, वो ये चाहते हैं कि हम नए मैंडेट के साथ आके और वो करें। इसी तरह जो हमारे इस वक्त जो अली साहब आए थे टोरंटो से कॉल कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात इन्होंने भी की। इन्होंने ये कहा कि इनकी भी ये राय थी कि अपोजिशन में भी बैठना चाहिए और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए। लेकिन बहरहाल हर कॉलर की अपनी राय होती है। लेकिन इस वक्त जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि इस वक्त जो मुल्क जिन मसाइल में घिरा हुआ है, तो इस वक्त बजाय इसके कि हम ये कहें कि आप जिम्मेदार हैं या आप जिम्मेदार हैं, बल्कि इसके अगर हम ये पॉलिसी बना लेते हैं कि चलें साहब मिलजुल के आपस में बैठ के और इसका हल निकालें और बहस जिस पर सब मुत्तफिक भी हैं कि जनाब इस वक्त मुल्क में इंतखाबात करा दिए जाएं, तमाम पार्टीज इस पर मुत्तफिक हैं और उसके बाद जो भी नए मैंडेट के साथ आए ताकि वो अच्छे भरपूर तरीके से मुल्क को आगे लेके जाए। और ये हमारे एक और कॉलर है, इनकम है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सा बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, हसन बात। जी वालेकुम अस्सलाम हसन साहब, जी फरमाइए, अपनी राय का इजहार कीजिए। जी साहब, बड़ी हैरानगी होती है जो कॉलर्स आते हैं और अपना वो देते हैं, यानी कि हर चीज क्रिस्टल क्लियर है कि क्या हुआ था, मुल्क जिस तरह चल रहा था और उसको किस तरह ट्रैक से हटाया गया। और अब ये तवज्जो दी जा रही है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया। जी हमारे कॉलर जो अभी आए थे उन्होंने ये कहा कि उसका ये कैसा स्पोर्ट्समैन का मुजाहरा किया जाएगा? यानी कि हर चीज साबित हो गई है। 2 दफा कमेटी बैठी, उसने कहा कि हाँ जी थ्रेट दी गई थी, ऐसा हुआ था। तो पाकिस्तान को क्या मतलब चूचों का मुरब्बा बना दिया गया है कि आप बयानिया हो गया जी, अच्छा ये हो गया जी, हर चीज क्रिस्टल क्लियर है। और अफसोस की बात है कि एब्सकॉन्डर्स जो हैं जो लंदन में बैठे हैं और जिनको वज़ीर आज़म बनाया गया है, इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म बनाया गया है, वो मतलब उनके ऊपर अदालत जो है वो फैसला देने वाली थी और उनका वकील जाके कहता है कि जी वो इत्तेफाक से वज़ीर आज़म बन गए, तो चुनांचे अब ये नहीं हो सकता कुछ। ऐसा ही हुआ है ना? जी। तो पाकिस्तान इसका नहीं चल सकता कि आप जो हैं वो हर बात को अंडर द कारपेट करते जाएं, बोलते ना चले जी आगे चलें। आगे नहीं चल सकते आप। आपको एक सही मुस्बत तरीके से इस वक्त मसाइल को देखना होगा। मसाइल का हल एक है जी, आपके पास जो हुकूमत हो वो अवाम के मैंडेट से आई हुई हुकूमत हो, ठीक है ना? इलेक्शन कराइए, अवाम के पास जाइए, अवाम जिसको भी चुनते हैं वो नवाज शरीफ साहब को जिसको भी मैंडेट देते हैं। बिल्कुल बड़ी अच्छी बात कही आपने और मेरा ख्याल है कि यही होने जा रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट तमाम पार्टीज मुत्तफिक हो चुकी हैं इस पर। और ऐसा हो जी अभी तक जो सूरत हाल है, लेकिन बस क्यों देर हो रही है थोड़ी सी, कहते हैं ना खाना तैयार है, बस जरा सा उसमें देर की वजह है ना सर, वो पाकिस्तान का नहीं सोच रहे। जो हमारे जिम्मेदार हल्के हैं आपके ख्याल अख्तियार में हैं, वो अपना सोच रहे हैं कि हम अगर अभी इलेक्शन में जाएंगे तो हमें वोट कितना मिलेगा, हम जीतेंगे हारेंगे क्या। ये नहीं सोच रहे कि मुल्क दिवालिया हो रहा है, हमें क्विक एक्शन लेना चाहिए। नहीं, उन्होंने रियलाइज ये भी कर लिया है कि इस वक्त जाना जो है थोड़ा सा खतरनाक, ज्यादा देर अगर हम चलेंगे तो ये हमारे मुल्क की मईशत को भी वो देखा जा रहा है और हर एक के अपने एंगल भी है और जो कुछ जिस तरह देख रहे हैं वो सारा। और बस ये है टाइम क्यों वेस्ट किया जा रहा है, सवाल ये है कि टाइम क्यों, ये 1 महीना 1.5 महीना हो गया, डिसीजन कोई नहीं लेगा। मतलब आप जानते बूझते गड्ढे में जाना चाहते हैं। तो
बात तो ये है ना कि चलें, मुल्क है ना ये भाई, जी बिल्कुल सही है, आपकी भी राय आ गई। चलें, बहुत शुक्रिया। और बस ये कि अभी हमारा प्रोग्राम का असली वक्त भी ख़त्म हो रहा है, तो आप इंशाल्लाह कॉल करते रहिए। तमाम कॉलर से दरख्वास्त है कि आप लोग अपनी राय का इजहार करते रहिए और इसी तरह शरीकी गुफ्तगू रहिए इस तकरार प्रोग्राम में। और बड़ी अच्छा भी लगता है, और कोई ना कोई इसी तरह जहाँ तक ये बातें पहुँचती हैं सब जगह सुना भी जाता है, सारी दुनिया में सुना जाता है ये चैनल, और वहाँ पर लोग देखते भी हैं, तो जाहिर है कि मुख्तलिफ आरा आएंगी, उसमें अच्छी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं पहुँचेंगी भी। और कोई ना, और हम सबकी दुआ भी है ये कि पाकिस्तान खुशहाली और अच्छे दौर में दाखिल हो और खुशहाल हो, और जो मुश्किल हालात है उससे निकले, और ये हम सबकी दुआ भी है, और ये दुआ रहेगी इंशाअल्लाह। कल दोबारा 9 बजे दोबारा हाजिर होंगे इसी प्रोग्राम के साथ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।